हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण, जिसे हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी यूएनओ कहते हैं, के बारे में, इसकी कब स्थापना हुई, इसके कितने ऑर्गन हैं और कौन सा ऑर्गन इसका काम नहीं कर रहा है, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्या है और ये वीटो पावर क्या होती है और किस किस को ये वीटो पावर मिली है, सभी अनगिनत प्रश्नों के आंसर आज आपको इस लेक्चर के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये हमारा सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप ग्रुप डी का पेपर दे रहे हो या सिविल सर्विसेज का पेपर दे रहे हो, सभी में ये पूरी तरीके से मदद करेगा। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप उन्हें हमारा ये प्लेलिस्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, उन्हें भी ये पूरी तरीके से हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं यूएनओ के बारे में। सबसे पहले हमें इसका फुल फॉर्म जानना है, यानी यूएनओ मींस होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन। ये तो रही एक बेसिक बात जो कि एक इंट्रोडक्शन है कि भाई इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की जाती है। तो स्थापना के बारे में आपको एक बात ध्यान से समझनी होगी। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि दुनिया में एक पहला विश्व युद्ध हुआ और ये विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1918 में ये जाकर समाप्त हुआ। इस युद्ध के दौरान ये देखा गया कि जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो सिर्फ उन्हीं देश का नुकसान नहीं होता बल्कि पूरे विश्व का नुकसान होता है। जैसे कि जनसंख्या, बहुत सारे विश्व में जो जनसंख्या है वो लोग मारे जाते हैं, पॉल्यूशन होता है और डिमांड एंड सप्लाई में जो एक इम्बैलेंस है वो आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश को इससे नुकसान होता है, पूरे विश्व को भी इससे नुकसान होता है। कुल मिलाकर हमें ये करना चाहिए कि कोई एक ऐसी संस्था हमें बनानी चाहिए जो कि इस विश्व युद्ध को रोक सके। तो अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन 1918 के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अब विश्व में शांति बनाकर रखे और कोई भी विश्व युद्ध अब ना हो, जो हो गया वो हो गया। तो इसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको लीग ऑफ नेशंस के बारे में पूरी डिटेल यहां पर दे दी थी। लीग ऑफ नेशन जिस कार्य के लिए बनाया गया, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया, ये पूरा नहीं कर पाया। ये उस लड़ाई को रोक नहीं पाया जो लड़ाई 1939 में फिर से छिड़ चुकी थी, यानी दूसरा विश्व युद्ध यहां पर शुरू हो जाता है। और ये दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू होता है और 1945 में तब बंद होता है जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, जापान के हिरोशिमा पर अमेरिका के द्वारा एक बॉम्ब गिराया जाता है। और उसके बाद 9 अगस्त 1945 को फिर से एक बॉम्ब गिराया जाता है जो कि जापान के ही दूसरे शहर नागासाकी पर गिरता है। इसके बाद अब हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो इस लीग ऑफ नेशन से बहुत ज्यादा मजबूत हो, जो पूरे विश्व को कंट्रोल करके रखे और विश्व में शांति बनाकर रखे। बहरहाल इसी लीग ऑफ नेशन को उस समय पर समाप्त कर दिया जाता है और इसकी जगह पर 1945 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जो कि विश्व में आज भी सबसे मजबूत है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि कहते हैं कि उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो अमेरिका का है और कहते हैं कि वो अमेरिका की गर्लफ्रेंड है और यूएनओ अमेरिका की गर्लफ्रेंड की तरह पक्षपात का भी काम करता है, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। तो यूएनओ विश्व की सबसे बड़ी संस्था, विश्व की सबसे बड़ी पावरफुल एक ऑर्गेनाइजेशन 1945 में 24 अक्टूबर को बनाई जाती है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि यूएनओ कब बनाया गया, तो 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया। और इसीलिए आज भी हर साल 24 अक्टूबर को यूएनओ डे भी मनाया जाता है। हालांकि हमारे भारत को इसका संस्थापक देश भी कहा जाता है और हमारे भारत ने इस यूएनओ को ज्वाइन जो किया है, इसकी सदस्यता जो ली है, वो 30 अक्टूबर को हमारे भारत ने इसकी सदस्यता ली थी। ठीक है भाई, तो यहां पर दो बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना होती है और हमारे भारत के साथ साथ 51 देश इसके संस्थापक के रूप में यहां आते हैं। और मुख्यालय, जैसा कि हमने बताया कि अमेरिका की गर्लफ्रेंड के रूप में यह काम करता है, तो अमेरिका ने अपने यहीं पर इसका मुख्यालय रखा है। तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। संस्थापक कोई एक देश नहीं है बल्कि बहुत सारे देश मिलकर इसको स्थापित करते हैं, जो कि ये चाहते हैं कि विश्व में शांति बनी रहे। तो उसके लिए अगर देश पूछ लेता है तो आप ध्यान रखेंगे 51 देश, टोटल 51 कंट्री, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। और 51वां जो देश है वो पोलैंड था। अगर कभी एग्जाम में पूछता है तो आप लोग बताइएगा कि 51वां कंट्री जो संस्थापक था वो पोलैंड था, भारत इसमें शामिल जरूर था। अब बात करते हैं कि फिलहाल इसमें मेंबर कितने हैं। तो पूरी दुनिया में से 193 कंट्री, 193 कंट्री यहां पर मेंबर बने हुए हैं जो कि यूएनओ की सदस्यता लिए हुए हैं। अब कई बार एग्जाम में यह पूछ सकता है कि जो लास्ट अपडेटेड है, मतलब लास्ट में जो सबसे बाद में जुड़ा है, यानी 193वां सदस्य कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान। और यही चीज आपको हर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में करनी होगी कि जो भी सबसे लास्ट में जुड़ रहा है उसका नाम जरूर याद रखिएगा। तो यहां पर दक्षिणी सूडान यानी साउथ सूडान इसका 193वां सदस्य बनता है और इसकी राजधानी जुबा है। बात आपको समझ में आ रही है कि इसकी स्थापना कब होती है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसमें संस्थापक देश 51 बनते हैं और वर्तमान में फिलहाल 193 कंट्री इसके मेंबर बने हुए हैं। और वर्तमान में इसकी महासचिव, जो करंट आज हम 2025 की बात कर रहे हैं, आज तक की बात कर रहे हैं, कि इसके जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुतरेस हैं। ये बात ध्यान रखनी होगी, एंटोनियो गुतरेस फिलहाल
सेक्रेटरी जनरल हैं और कभी भी एंटोनियो गुतरोस की जगह पर कोई और आता है, अपडेट होता है, तो हम वीकली वाली करंट अफेयर की क्लास में आपको संडे को अपडेट कर देंगे जब भी कभी चेंज होता है। अब बात करते हैं कि इस यूएनओ का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपको बात से क्लियर हो गया होगा कि यूएनओ के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि विश्व में शांति बनाकर रखना, राष्ट्रों के बीच यानी एक दूसरे राष्ट्र जो है आपस में लड़ते हैं उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना, मानव के जो अधिकार हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका संरक्षण करना, सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और मानव कल्याण के लिए सहयोग करना। जो मानव है, इंसान है, इसके कल्याण के लिए सहयोग करना इस यूएनओ का उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे लगता है आप इतनी बेसिक बात तो समझ गए हैं कि भाई इसका उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना कब होती है। अब बात करते हैं कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, यानी इसकी एक आधिकारिक भाषा नहीं है बल्कि इसकी 6 आधिकारिक भाषा है, क्योंकि ये पूरे विश्व को यहां पर अपना संदेश अगर देना चाहता है तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, रूसी और चीनी और अरबी, ये 6 भाषा याद रखना। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी भाषा इसकी ऑफिशियल भाषा नहीं है, तो वहां पर हो सकता है जापानीज दे दे, तो जापानीज है, जर्मन है, वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, रूसी, चीनी और अरबी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? 6 है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जैसे भगवान विष्णु एक सबसे बड़े देवताओं में से एक माने जाते हैं और उनके कई अंग थे, आपने देखा होगा कई हाथ से, इसी तरीके से यहां पर जो हमारा यूएनओ है ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये कई अंगों से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो अब हमें ये जानना है कि इस यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अंग कितने हैं। तो ध्यान रखेंगे इसके 6 अंग हैं, 6 ही ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और 6 ही इसके अंग हैं। अब यहां से बहुत सारे सवाल यहां पर बनते हैं, वो अंग कौन कौन से हैं वो आपको समझने हैं। तो नंबर 1 यहां पर अंग आता है जिसे हम असेंबली, जनरल असेंबली या महासभा कहते हैं। ये यूएनओ का अंग नंबर 1 है, ऑर्गन नंबर 1 है। दूसरा, सुरक्षा परिषद, जिसे हम कई बार यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी सिक्योरिटी काउंसिल भी कहते हैं। तीसरा, सचिवालय, सेक्रेटरिएट, यानी यूएनओ का तीसरा अंग सचिवालय होता है। चौथा अंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे आईसीजे या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है, इसका चौथा अंग है। और पांचवा अंग है जिसे इकोसॉक या कभी आर्थिक और सामाजिक परिषद या इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है। और छठा और आखिरी इसका जो अंग है, यानी टोटल 6 अंग होते हैं, उसमें छठा जो अंग है वो न्यास परिषद है यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल है। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना होगा कि हमारे इस यूएन के 6 अंग होते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यास परिषद। इसको फटाफट से नोट करिए और इसे नोट करने के साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब स्क्रीनशॉट के लिए आपको यहां पर एक समय दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट से इसका ले लें आप। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने यूनाइटेड नेशंस के अंग देखे 6 और इन्हीं अंगों को हम अब डिटेल में यहां पर चर्चा करेंगे कि भाई इन अंगों के क्या क्या काम है, कब इनकी स्थापना होती है, वगैरह वगैरह। यहां से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर पहला अंग हम समझने वाले हैं जिसका नाम है महासभा, जनरल असेंबली। तो देखिएगा, इसकी स्थापना जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है तभी जनरल असेंबली की भी स्थापना कर ली जाती है। और इसकी पहली बैठक हालांकि 10 जनवरी 1946 को अगली साल जाकर होती है, तकरीबन अगली साल ही यहां पर देखिए नेक्स्ट ईयर में 46 में जाकर होती है। और इसका मुख्यालय भी वही है जहां पर हमने यूनाइटेड नेशंस का आपको मुख्यालय बताया है, क्योंकि उसका एक महत्वपूर्ण अंग है जनरल असेंबली, तो इसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अब बात करते हैं कि इसका अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है। तो देखिएगा, इसका जो अध्यक्ष होता है वो हर साल चुना जाता है, हर साल बदलता रहता है और यह अध्यक्ष 1 साल के लिए होता है, इसका टेन्योर 1 साल के लिए होता है। और इसका जो चुनाव है वो जनरल असेंबली है, इसका 1 साल के लिए ही चुनाव होगा। अगर कभी रिन्यू करना है तो वो डिपेंड करता है, बट आप ध्यान रखेंगे इसका जो महासभा का एक नया अध्यक्ष जो होगा वो हर साल चुना जाएगा। अभी जो सत्र चल रहा है 1945 से अगर आप स्टार्टिंग करें तब से अब तक 80वां सत्र अब शुरू होने जा रहा है, जो कि 2026 से नया सत्र यहां पर चालू हो जाएगा। ये हम करंट अफेयर से जुड़ा हुआ पॉइंट आपको बता रहे हैं। तो हम यहां पर यूएन से संबंधित स्टैटिक पोर्शन तो समझ ही रहे हैं, साथ साथ उसके साथ साथ यहां पर करंट से संबंधित जो भी हो सकता है उसको भी बताते हुए चलेंगे। तो 80वां सत्र शुरू होने जा रहा है और इसकी जो अध्यक्ष है उनका नाम है अन्नालेना वेयरबॉक। ध्यान रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण यहां पर प्रश्न बन सकता है कि 80वां सत्र जो होने जा रहा है उसकी अध्यक्ष कौन होंगी। तो यहां पर अन्नालेना वेयरबॉक यहां पर अध्यक्ष होंगी। देश जर्मनी से ये बिलोंग करती हैं और जर्मनी में ये पहले फॉरेन मिनिस्टर रह चुकी हैं, उन्हीं को यहां पर अध्यक्ष बनाया गया है। और इनके नाम एक यहां पर नया रिकॉर्ड कायम हुआ है और वो रिकॉर्ड है कि यंगेस्ट, अभी तक जो जनरल असेंबली के जितने भी अध्यक्ष हुए उन सभी में सबसे यंगेस्ट यहां पर ये अध्यक्ष हैं। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि यंगेस्ट भी हैं। साथ ही साथ अभी तक जो किताबों में आप पढ़ रहे हैं वो 79 नंबर का दे रखा होगा। 79 नंबर के जो अभी सत्र चल रहा है, यानी अगला 80 होगा, अब जो चल रहा है वो 79 है। तो ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट हो ही चुका है। तो यहां पर 79 की है फिलेमोन योंग, कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो 79वां सत्र उनकी अध्यक्षता में हुआ है, श्री फिलेमोन योंग। अभी अभी हाल ही में इन्होंने हमारे देश की यात्रा भी की है। 78वां सत्र भी आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप 80वां
और 79वां तो याद रखिएगा, चाहे तो 78वां याद ना रखें तो भी चल जाएगा, बट हम यहां पर शामिल कर रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर कई बार इस तरीके के पीछे वाले सवाल भी पूछ ले रहा है। 78वां सत्र जो है इसके डेनिस फ्रांसिस जो है वो टोबैको और त्रिनाद के जो देश जो ताल्लुक रखते हैं उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। 78वें तो ध्यान क्या रखना है, 80 देखे अन्ना लेना वेयरवॉक जो कि सबसे यंगेस्ट का रिकॉर्ड बनाया है। 79वें नंबर पर हैं श्री फिलेमॉन योंग जो कि 79वें सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की है और 78वें अध्यक्ष जो रहे यानी 78वें सत्र की अध्यक्षता इन्होंने की डेनिस फ्रांसिस। तो ये रही बातें कुछ अध्यक्ष के बारे में। अब बात करते हैं कि इस जनरल असेंबली में कितनी महिलाएं अब तक जा चुकी हैं जो अध्यक्ष बनी हो। तो यहां पर ध्यान रखिएगा अब तक टोटल अगर बात करें तो 5 है, टोटल 5 है। जिनमें क्यों महिला के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरा विश्व यूएन भी महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है, इसलिए महिलाओं से जुड़ी हुई बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। नंबर 1 भारत से यहां पर एक महिला जो कि पहली महिला यहां पर अध्यक्ष बनती है वो हमारे देश की पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन ही थी, सगी बहन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। भारत से ही बिलोंग करती थी। 1953 में 8वां सत्र इन्होंने अध्यक्षता की थी। ध्यान क्या रखना है, भारत की पहली, साथ ही साथ पूरे विश्व में पहली महिला यूएन असेंबली में जो जाती हैं वो विजय लक्ष्मी पंडित हैं। उसके बाद एनजी एलिजाबेथ ब्रूक्स लाइबेरिया 1969 24वां सत्र अध्यक्षता की है, अफ्रीका से ये पहली महिला आई थी। उसके बाद शेखा हया राशिद अल खलीफा बहरीन 2006 61वां सत्र इन्होंने अध्यक्षता की थी, अरब देश से पहली बार आई थी। मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा इक्वाडोर 2018 में 73वां सत्र इन्होंने अध्यक्षता की थी और लैटिन अमेरिका से पहली महिला ही आई थी। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि जर्मनी से बिलोंग कर रही हैं अन्ना लेना वेयरबॉक। ध्यान रखेंगे अन्ना लेना वेयरबॉक 2025 में इनका 80वां सत्र शुरू हो रहा है। तो पहले सबसे युवा अध्यक्ष ये रही हैं, सबसे युवा हैं। तो अब तक कितनी महिलाएं यहां पर अध्यक्ष बन चुकी हैं, 5 महिलाएं यहां पर बन चुकी हैं और 5वें नंबर की हैं अन्ना लेना वेयरबॉक। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे भारत की विजय लक्ष्मी पंडित यहां इस यूएन में पहली अध्यक्ष बनी थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो जनरल असेंबली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो ध्यान रखिएगा सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व होता है। यानी इस जनरल असेंबली में जितने भी कंट्री हमने बताया कि 193 कंट्री यहां पर मेंबर हैं, दक्षिणी सूडान उसमें बाद में जुड़ा है जिसकी राजधानी जुबा है, ये सब याद रखना एग्जाम में पूछता है। तो यहां 193 सदस्यों के 193 जो सदस्य बने हुए हैं उन देशों के रिप्रेजेंटेटिव आकर के पार्टिसिपेट करते हैं। तो कई बार भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री नहीं जाते तो कई बार विदेश मंत्री को भेजते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी देश से जो भी मेंबर्स हैं सबसे कोई ना कोई जरूर यहां पर रिप्रेजेंट करता है। यूएनओ की जो है एक मुख्य विचार विमर्श संस्था है जो कि यहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं और वोटिंग की जाती है, क्योंकि सारे देश हैं तो वोटिंग करना लाजमी है। यहां पर अगर बात करें कि इसका जो सत्र है वो सत्र सितंबर से दिसंबर तक अपना वार्षिक सत्र एनुअल सेशन आयोजित करता है। तो यूएन असेंबली जो है, जनरल असेंबली जो है वो सितंबर से दिसंबर में हर साल, सितंबर से दिसंबर में हर साल यहां पर अपनी एक वार्षिक एनुअल सेशन का आयोजन करता है। कभी भी ज्यादा जरूरी अहम मामला होता है तो उस पर 2/3 बहुमत से वोटिंग की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं 193 कंट्री हैं और हर एक कंट्री का, चाहे उसकी तरफ से मान लीजिए भारत की तरफ से विदेश मंत्री भी चले जाए और उनके साथ और 4-5 लोग चले जाए, फर्क नहीं पड़ता, वोट एक ही काउंट होगा। हर देश का अपना एक वोट होता है, चाहे रिप्रेजेंटेटिव और 2-4 लोग आ जाए। हालांकि रिप्रेजेंट एक ही करता है, उसके साथ में कुछ लोग चले जाते हैं, बात अलग है। यहां पर अगर कोई मामला वैसा ही है, सिंपल है, तो यहां उसे साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाता है। जनरल असेंबली जो हम बात कर रहे हैं इसके काम की बात करते हैं तो देखिए अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका एक काम है, संयुक्त राष्ट्र के बजट को पास करना इसका काम है और जो सुरक्षा परिषद है यूनाइटेड नेशंस जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मेंबर्स जो होते हैं, आपने देखा कि उसमें 5 प्रकार के हो सकता है, अब ये आपने ना देखा हो बट हम आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा यूएनएससी, तो उसमें हम बताएंगे कि इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं और कुछ 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। उन अस्थायी सदस्यों पर वोटिंग करना कि कौन बनेगा कौन नहीं, ये यही जनरल असेंबली का काम है। तो वोटिंग यहीं से होती है। इकोसॉक और आईसीजे के सदस्य होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके जो सदस्य चुने जाते हैं, जज चुने जाते हैं, उन सब पर वोटिंग करने का अधिकार यहीं से प्राप्त होता है। महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करना इसी का काम है। महासचिव दरअसल सेक्रेटरिएट में होता है, इसका एक अंग हम आगे पढ़ेंगे जो कि सेक्रेटरिएट है। उसमें जो महासचिव होता है वही यूएन को रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी अगर यूएन का अध्यक्ष पूछता है तो महासचिव का नाम ले देते हैं, तो उसका नियुक्ति करना, इसी की सिफारिश करना इसका काम है जनरल असेंबली का। वैश्विक मुद्दे जो होते हैं उन पर विचार विमर्श करना, जलवायु, मानव के जो अधिकार हैं, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सब पर चर्चा करने का काम इस जनरल असेंबली का है। साथियों तो ध्यान रखना, देखिए ये इतनी बड़ी संसद के रूप में काम करती है कि पूरे विश्व से लोग यानी 193 कंट्री यहां पर आकर के रिप्रेजेंट करते हैं अपने देश को। तो भाई इसीलिए कई बार एग्जामिनर पूछता है कि इसे हम किस नाम से और जानते हैं, तो विश्व संसद के नाम से भी इसे हम जानते हैं क्योंकि इसमें सभी देशों की बराबरी हिस्सेदारी होती है। तो यहां पर इसे विश्व संसद कहते हैं और इसमें सितंबर से दिसंबर तक जो है हाई लेवल जनरल डिबेट चलता है, जिसमें सभी देशों के जो प्रमुख है वो भाषण देते हैं। कई बार भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जाते हैं तो कभी विदेश मंत्री जाते हैं, जाकर के अपने भाषण देते हैं, कई बार आपने देखा भी होगा। ये तो पॉइंट रहा हमारा अंग नंबर 1 जिसकी बात कर रही है हमने जनरल असेंबली की। अब हम दूसरे अंग की तरफ बढ़ते हैं आगे और उसे हम बोलते हैं यूएनएससी। यूएनएससी का मतलब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल या फिर सिक्योरिटी काउंसिल, बात एक ही है। तो यहां पर दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद
बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा, इस सुरक्षा परिषद की जो स्थापना होती है वो तभी होती है जब सिक्योरिटी काउंसिल स्थापना तभी होगी जब आपका यूनाइटेड नेशन बनेगा, यानी 24 अक्टूबर को बनेगा। मुख्यालय वही हमने बताया कि अमेरिका की गर्लफ्रेंड के रूप में काम कर रहा है, तो न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अब देखिएगा इसके मुख्य काम क्या है, तो देखिए विश्व शांति को बनाए रखना, सुरक्षा नाम शब्द जुड़ा हुआ है तो सुरक्षा से संबंधित आप ध्यान रखेंगे कि विश्व शांति को बनाए रखना, और जब एक दूसरे देशों के बीच अगर लड़ाई हो रही है तो उसको रोकना, यानी पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजना इसका काम है। युद्ध और आक्रमण को रोकना, जैसे कैसे काम करता है ये ऐसे काम करता है कि अगर मान लीजिए किसी देश ने ये कहा कि भैया मैं तो अब पाकिस्तान पर आक्रमण कर रहा हूं, तो अगर ये बिल पास होना है, ये बिल पास अगर होना है तो इसके लिए सबकी रजामंदी होना जरूरी है। सिक्योरिटी काउंसिल इसको तय करेगी कि हाँ ठीक है ये होगा या नहीं होगा। अगर इसने मना कर दिया तो नहीं होगा। अब कैसे नहीं होगा वो हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा भेजना, दो देशों के बीच अगर आपसी लड़ाई हो रही है तो इस मामले को आईसीजे को भेजना इसी सिक्योरिटी काउंसिल का काम है। तो मुझे लगता है साथियों आपको इतना तो आपको समझ में आ गया होगा इसका काम क्या है। अब सुरक्षा परिषद जो है इसके टोटल सदस्यों की बात करते हैं, जहां से एग्जामिनर भर भर सवाल पूछता है, और लोग भी जब शादियों में जाते हैं कहीं 4 लोग खड़े होते हैं, कहीं भी दोस्त यार बात करते हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, जबकि इसके बारे में आप बात करिएगा पूरी डिटेल के साथ, क्योंकि आपके पास सारी डिटेल होंगी। जनरली इसके बारे में वही लोग बात करते हैं जिनको पता ही नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर जो है टोटल अगर सदस्यों की बात करें तो यहां पर 15 सदस्य होते हैं। तो यूएनएससी जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें कितने सदस्य हैं, तो 15 सदस्य हैं। इन 15 सदस्यों में से 5 देश जो होते हैं वो परमानेंट रहते हैं, उन्हें ना कोई हटा सकता है, ध्यान रखिएगा, ना ही कोई हटा सकता है, वो परमानेंट रहते हैं, वो रहते ही रहते हैं, उनके लिए कोई इफेक्ट बट है ही नहीं। ठीक है, तो वो 5 देश कौन कौन से हैं ये देश जान लीजिए, यहां पर बहुत जरूरी है। ये है चीन, नंबर 1 चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। अमेरिका की तो गर्लफ्रेंड है तो अमेरिका तो हो गई, तो चाइना, अमेरिका, फ्रांस, रूस और यूके, इनको आप याद रखेंगे। यही 5 देश जो हैं, यही 5 देशों के पास जो है वो वीटो पावर है। यही 5 देशों के पास, हमारा भारत इसमें शामिल नहीं है, हमारा भारत इसमें शामिल नहीं है। ध्यान रखना है कि 5 देश कौन कौन से हैं, चाइना, फ्रांस, रूस, यूके, यूके मतलब इंग्लैंड की बात कर रहे हैं हम, और अमेरिका, ये जो देश है ये इसमें 5 देश शामिल है। अब देखिएगा बाकी 10 देश जो हैं जो टेम्पररी हैं, इनका कार्यकाल केवल 2 ही साल का होता है, इनकी कोई खास औकात नहीं होती है, औकात इनकी है जो 5 देश हैं। तो ये 10 जो है मेंबर, ये 2 साल का कार्यकाल होता है और हर साल 5 नए चुन लिए जाते हैं, क्योंकि कार्यकाल पूरा होता जाएगा। तो ये एग्जामिनर ने एक बार पूछा है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 साल का इनका कार्यकाल होता है। तो इनका जो चुनाव होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसके द्वारा होता है, जनरल असेंबली के द्वारा होता है, वोटिंग के थ्रू होता है, अभी देखा ना हमने बताया। तो यहां पर उनके द्वारा चुने जाते हैं, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है, हर साल 5 नए जो है नए यहाँ पर देश टेम्पररी यहाँ पर सदस्य बनाए जाते हैं। जैसा आपने देखा, क्योंकि 5-5 बनाएंगे तभी हर साल 5-5 आएंगे, तो रूटीन बना रहेगा। जो 5 साल पहले किए होंगे वो उनका कार्यकाल पूरा हो रहा होगा तो वो 5 ही बनते हैं, तो 5 का होता है। ध्यान रखेंगे इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होगा, 5 देश हर साल बनेंगे और 2 साल का कार्यकाल होगा। ये तो रही बात कि कितने सदस्य हैं। अब बात करते हैं वीटो पावर क्या है। देखिएगा वीटो पावर जो होता है वो वीटो पावर केवल और केवल इनके पास है जो यहां पर परमानेंट है, जो परमानेंट सदस्य हैं इन्हीं के पास में वीटो पावर है, और बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये। एग्जांपल के तौर पर आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए कोई प्रस्ताव आया, फॉर एग्जांपल प्रस्ताव कुछ इस प्रकार का है कि हम जो है अब श्रीलंका को उड़ा देते हैं, ऐसा प्रस्ताव आया, प्रस्ताव पास हो गया जी, पूरा पास होते होते इनके पास पहुंच गया। अब इनमें से सब कह रहे हैं, ये 10 के 10 कह रहे हैं कि ठीक है पास हो गया जी, ओके हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से भी 4 कह रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक इनमें से अगर एक भी मना कर देगा कि ये प्रस्ताव नहीं, तो यहां यही जो नो शब्द है, इसने नो बोल दिया, इसका मतलब है कि अब ये पास नहीं हो सकता, कोई इफ एंड बट नहीं होगा। तो इन 5 की बहुत औकात है, तो यहां पर किसी प्रस्ताव को नो कहना, ना कहना ही वीटो पावर है। ठीक है, चाहे कितने भी देश उसके लिए तैयार हो जाएं, लेकिन इसने मना किया तो मतलब कोई इफ एंड बट नहीं, वो कैंसिल हो गया, वो पास नहीं होगा। अगर पास होना है तो देखिए इन 5 की तो यहां पर रजामंदी चाहिए ही चाहिए, और इन 10 में से 4 की चाहिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। 9 का मतलब आधा प्लस 1, देखिए कितने मेंबर हैं, यहां पर कितने मेंबर हैं, इतने ही तो हैं, 15। तो 15 में 9 की रजामंदी होना जरूरी है, जिसमें से 4 टेम्पररी और 5 ये, 5 के 5 पास कराने के लिए इनकी परमिशन आवश्यक है। इस बात को आप ध्यान रखें। बात समझ में आ चुकी है। मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वीटो पावर क्या होती है, और वीटो पावर यहाँ पर 5 ही देशों के पास में है। कई बार भारत इस वीटो पावर लेने के लिए काफी प्रयास करता है, लेकिन जो प्रस्ताव आता है उस प्रस्ताव को केवल एक देश मना करता है, ये चीन मना कर देता है, जिसकी वजह से प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाता और इसमें शामिल नहीं हो पाता। जहां ये 5 तैयार हो जाएं तो मान लीजिए उसी देश को वीटो पावर मिल सकती है, उसे भी इसमें परमानेंट सदस्य बनाया जा सकता है। तो चाइना की पावर है, चाइना चूंकि वीटो पावर रखता है। बात समझ में आ चुकी है। भारत और सुरक्षा परिषद के बारे में बात करें तो भारत कभी भी इसका स्थायी सदस्य नहीं रहा है, ना ही है, और ना ही कभी भविष्य में होने की संभावना है।
लेकिन अस्थाई में जैसा कि हमने बताया कि जो 10 टेम्पररी सदस्य होते हैं वो बार-बार हर 5 साल पर मतलब हर साल 5 चुन लिए जाते हैं, 2 साल का कार्यकाल होता है। इसमें 8 बार जो है हमारा देश यहाँ पर सदस्य बन चुका है और लास्ट बार जो बना है 2021-22 में बना है। टोटल अगर बात करें सबसे ज्यादा कौन सा देश बना है इसमें, तो वो जापान है। जापान को अस्थायी सदस्य अब तक सबसे ज्यादा बार बनाया जा चुका है। हमारा भारत 8 बार अब तक बन चुका है। बात समझ में आ रही है? संयुक्त राष्ट्र परिषद यानी ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष के चुनाव रोटेशन प्रणाली पर होते हैं। मतलब इसका जो अध्यक्ष होगा वो रोटेशन पर आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि चाइना का ही अध्यक्ष रहेगा या ऐसा नहीं है कि वोटिंग होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यूएनएससी का अध्यक्ष अगर कोई बनता है तो वो रोटेशन पर बनेगा। मतलब कभी जापान का बन जाएगा, जो अस्थायी है उनका बन जाएगा, जो परमानेंट है उनका कोई बन जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा इसलिए रखा गया है दोस्तों, क्योंकि इस अध्यक्ष की कोई औकात नहीं होती है। यहां औकात केवल उन 5 कंट्री की है। अध्यक्ष कोई निर्णय नहीं ले सकता है, तो अध्यक्ष बन जाने से क्या उखाड़ लेंगे? अगर मान लीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष अगर भारत बन जाता है तो उससे क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। कोई फायदा नहीं है, कोई औकात नहीं है। औकात उनकी है, क्योंकि कोई भी अगर प्रस्ताव पास करना है तो उन 5 देशों का हाँ कहना जरूरी है। जहां एक ने मना किया तो आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो रोटेशन पर जहां अध्यक्ष बनते रहते हैं, वोटिंग नहीं होती। ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है क्या वोटिंग होती है? नहीं होती। यहां रोटेशन पर बनता है। अध्यक्ष का कार्य केवल और केवल बैठक करना होता है, वह निर्णय लेने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। औकात सिर्फ वीटो पावर वालों की है, यानी चाइना की है, यूके की है, फ्रांस की है, रूस की है और अमेरिका की है। ध्यान रखेंगे। आगे अब यहां पर हम आपको बता देते हैं कि फिलहाल आज की डेट में, अब तक की बात कर रहे हैं हम, आज की डेट में यहां पर कौन कौन अस्थायी, इनकी कोई औकात नहीं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो वो कौन कौन से देश हैं जो कि यहां पर अभी अस्थायी मेंबर बने हुए हैं? तो देखिएगा, अल्जीरिया है, डेनमार्क, ग्रीस, गयाना, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान कुत्ता भी यहां पर अस्थायी सदस्य बना हुआ है, लेकिन कोई औकात नहीं है। पनामा, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, स्लोवानिया, सोमालिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको करेंट से जोड़कर बताते हैं, क्योंकि इसमें से आप देख रहे हैं कि कुछ का कार्यकाल जो है 25 में खत्म हो रहा है। ये जो देख रहे हैं आप, कुछ 25 में कार्यकाल जिनका खत्म हो रहा है, तो 25 के लास्ट में जाते जाते यहां पर अब जैसा कि हमने सत्र बता ही दिया, इसका सत्र शुरू होता है, तो अब अगले सत्र के लिए यहां पर चुनाव कर लिया गया है। वो 5 देश चुन लिए गए हैं जिनका कार्यकाल अब पूरा होने जा रहा है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, ये करंट अफेयर का है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे कि अभी जो चुने गए हैं वो है बहरीन, कोलंबिया और डीआरसी, लातविया, लिबेरिया। ये जो कंट्री हैं, इनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 2027 तक इनका कार्यकाल जाएगा। 2 साल का इनका टेन्योर रहेगा। तो साथियों, यहां पर जो हमने दिया है ये करंट अफेयर का एक मुद्दा है, तो इसे करंट से जोड़कर हमने बता दिया कि 5 कंट्री चुन लिए गए हैं और हमने बता दिया कि 10 कंट्री इसके अस्थायी जो है वो फिलहाल कौन से हैं, जिनका अभी 2025 में कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे ऑर्गन, जो कि महत्वपूर्ण ऑर्गन है, सचिवालय। महत्वपूर्ण है सचिवालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सचिवालय के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि सचिवालय क्या काम करता है। तो देखिएगा, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अभिन्न अंग है, एक प्रमुख अंग है। जो यूएन में काम होता है, एक्चुअल में ये यूएन जो है वो यही है। यूएन का मतलब सचिवालय से समझिए आप। यहां पर जो काम होता है वो दैनिक काम हो गए, या जो कार्यान्वयन है, एग्जीक्यूशंस हैं, वो सब काम सचिवालय के थ्रू होते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएनओ का है वो इस सचिवालय के थ्रू ही चलता है। एक प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन है जो सभी अंगों को सहयोग देता है, चाहे आईसीजे है, चाहे यूएनएससी है, चाहे इकोसॉक है, चाहे ट्रस्टीशिप काउंसिल है, चाहे जनरल असेंबली है, सबको मदद करने का काम इसी सेक्रेटरिएट का है। अब इसका मतलब, आप सेक्रेटरिएट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इस सेक्रेटरिएट का जो हेड होगा उसे हम महासचिव कहेंगे, और जो महासचिव होगा वही एक्चुअल में कहा जाएगा कि यूएन का यही अध्यक्ष है। तो यूएन को रिप्रेजेंट कौन करता है? यही सेक्रेटरिएट का महासचिव करता है। महासचिव इसका प्रमुख होता है सेक्रेटरिएट का। ये एडमिनिस्ट्रेशन है। अच्छा, दुनिया का टॉप जो महासचिव होता है उसे दुनिया का टॉप डिप्लोमेट भी कहा जाता है। साथियों ध्यान रखना, दुनिया का टॉप डिप्लोमेट भी इसे कहा जाता है जो इसका महासचिव होता है। क्यों? क्योंकि यूएन का रिप्रेजेंटेटिव यही है सब कुछ। यहां पर वैश्विक नेतृत्व, नैतिक नेतृत्व, जो मॉरल लीडरशिप होती है उसका प्रतीक माना जाता है। महासचिव को ही यूएन का मुख्य प्रतिनिधि यानी चीफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। जो भी महासचिव होगा सेक्रेटरिएट का, तो कहेंगे कि यह यूएनओ का अध्यक्ष है। साथियों, हम आपको बता चुके हैं कि यूएन का अध्यक्ष कौन है, आपने अभी थोड़ी देर पहले नाम पढ़ा। इसका मतलब सचिवालय का महासचिव कौन है? वही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? महासचिव कौन है? वही है। और इसका कार्यकाल एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखेंगे, इसका कार्यकाल जो होता है वो 5 साल का होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया जी, जो महासचिव होता है इसे कौन चुनता है? तो देखिए, इसकी जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। सिफारिश कौन देता है? यूएनएससी देता है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि बहुत ही ज्यादा औकात रखता है, जिसमें 5 वीटो पावर वाले जो है वो औकात रखते हैं।
वो सब मिलकर इसकी सिफारिश करते हैं। लेकिन नियुक्ति करता कौन है? तो नियुक्ति करता है महासभा। जैसे हम अपने देश का जब संविधान पढ़ते हैं तो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश पर करता है? प्रधानमंत्री। तो मेन कौन है? प्रधानमंत्री। तो यहां मेन कौन है? सुरक्षा परिषद। और करता कौन है? असेंबली। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे 5 साल का होता है कार्यकाल, लेकिन कई बार क्या है कि अगर उसे रिन्यू करना है, रीअपॉइंट करना है, तो उसी एक व्यक्ति को रीअपॉइंट किया जा सकता है। कोई दिक्कत यहां पर नहीं होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। महासचिव को हटाया भी जा सकता है, लेकिन यह बहुत ज्यादा एक दुर्लभ प्रक्रिया होती है। जैसे हमारे देश में आप देखेंगे जजेस को हटाना बहुत ही कठिन होता है, उसी प्रकार यहां पर महासचिव को हटाना भी बहुत कठिन है। इस सेक्रेटरिएट की जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है, साथियों ध्यान रखना, अमेरिका की गर्लफ्रेंड है तो वहीं पर इसका मुख्यालय है, न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। इसके अलावा कुछ इसके रीजनल ऑफिसेस भी हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर। हालांकि रीजनल ऑफिस भी हम आपको एक बार बता देते हैं, जेनेवा है, नैरोबी है, बैंकॉक है, यहां पर इनके रीजनल ऑफिसेस भी हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया, शुरुआत में बताया कि भैया इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हमने एंटोनियो गुतरेस बता दिए हैं। वही एंटोनियो गुतरेस जो है वो दरअसल सेक्रेटरिएट के महासचिव है साथियों, इसीलिए तो हम महासचिव वहां पर अध्यक्ष बोल रहे हैं। एंटोनियो गुतरेस जो है वो पुर्तगाल से संबंधित हैं और 1 जनवरी 2017 से काम कर रहे हैं। 2022 में इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि कोई नियम नहीं है ऐसा, दोबारा से रीअपॉइंट किया जा सकता है, तो इनको दोबारा से रीअपॉइंट कर दिया गया है और ये 9वें महासचिव यहां पर बन चुके हैं। ठीक है भाई जी, यहां पर सबको समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? 9वें महासचिव हैं, ये याद रखना। ठीक है भाई, आगे सेक्रेटरिएट के बारे में कुछ और बात करते हैं, जैसे ये क्या क्या मेजर काम करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सारे काम इसी के हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि ये प्रशासनिक कार्य संचालन करता है, प्रशासनिक जो कार्य हैं उनका संचालन करता है। जस्ट अ सेकेंड, आपकी क्लास लाइव हो रही है कि नहीं? जी, आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टों को तैयार करना, दुनिया भर में डेटा और जानकारी एकत्रित करना इसका मुख्य काम है। नीतियों की सिफारिश करना इसका मुख्य काम है। तो ये साथियों आप ध्यान रखेंगे, यहां पर सभी लोग आप लोग ध्यान रखेंगे। हमने जो बताया कि अनुवाद करना, संचार करना, दस्तावेजों को तैयार करना, ये सब किसका काम है? ये सब इसी का काम है, इसी का काम है। ठीक है, सेक्रेटरिएट का। आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कि पहले महासचिव कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिग्वे ली। ये कुछ फैक्ट्स हम आपको बता रहे हैं जो कि स्टैटिक में इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जा सकते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि ट्रिग्वे ली जो है, जो कि नॉर्वे देश से ताल्लुक रखते हैं, ये यहां पर पहले सचिवालय के महासचिव बने, यानी कि यूएनओ के पहले अध्यक्ष बने। 1946 से 1952 तक पहले महासचिव और पहले इस्तीफा देने वाले महासचिव भी ये बने। ऐसे कौन से महासचिव हैं जो अपने कार्यकाल में विमान दुर्घटना में मारे गए? तो वो कौन थे? जिनका नाम था, कार्यकाल में मृत्यु हुई थी। दाग हामरस्कोल्ड, स्वीडन के निवासी थे। 1961 में विमान दुर्घटना कांगो में इनकी डेथ हो गई थी और सेवा काल में मरने वाले एकमात्र महासचिव हैं। अभी तक ऐसा कोई महासचिव नहीं रहा जो कि अपने कार्यकाल में ही मरा हो, तो इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे, कार्यकाल के दौरान ही ये मरे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, पहले गैर यूरोपीय महासचिव कौन है? तो ऊ थांट बर्मा, जो कि हमारे भारत का ही कभी हिस्सा हुआ करता था, जो कि 1935 के एक्ट में जो कि बर्मा को हमारे भारत से अलग किया गया था। कार्यकाल 1961 से 71 और पहले एशियाई व गैर यूरोपीय महासचिव थे। इनके बारे में कुछ ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ यहां पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा स्थायी कार्यकाल, मतलब कि पूरा टेन्योर रहा हो 5 साल का, बट उस बेसिस सबसे छोटा कार्यकाल, टेम्परेरी ना हो, परमानेंट वाले हो। उनको कार्यकाल तो पूरा करना था 5 साल का, लेकिन नहीं कर पाए, छोटा कार्यकाल रहा। उनका नाम था बुत्रोस बुत्रोस घाली, मिस्र से ये ताल्लुक रखते थे। 1992 से 1996 तक इनका कार्यकाल रहा है। तो सिर्फ एक बार कार्यकाल रहा है, दोबारा इन्हें नहीं चुना गया है, मतलब इनका छोटा कार्यकाल रहा है। अब एक सवाल अलग से और बनता है कि ऐसे कौन से कार्यवाहक यहां पर वो बने जिनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है? कार्यवाहक यहां पर अध्यक्ष बने, चूंकि अध्यक्ष अपने समय पर मर गए हैं, तो अब यहां पर एक कार्यवाहक जो है वो बनेगा। कार्यवाहक जो है वो ग्लैडविन जैब, यूके के हैं और अक्टूबर 1945 से 1946 यानी 4 महीने तक केवल ये काम करते हैं। पहले कार्यवाहक महासचिव ये बने थे। तो कार्यवाहक का सबसे छोटा कार्यकाल और सबसे छोटा कार्यकाल, ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, तो इसे मिक्सअप मत करना। अब आगे बढ़ते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में समझेंगे कि इसकी स्थापना कब होती है। तो जब इसे यूएनओ को बनाया जाता है तभी आईसीजे भी बनाया जाता है, क्योंकि न्याय भी तो जरूरी है। और कार्य क्षमता जो इसकी स्टार्ट होती है, ये जो काम करना स्टार्ट करता है वो 1946 से करता है। बस इसी का हेडक्वार्टर दी हेग, नीदरलैंड में है, जहां के निवासियों को डच कहा जाता है। केवल यही है, बाकी सब इस अमेरिका की जगह पर बैठे हुए हैं, सबके हेडक्वार्टर, बट इसका नहीं है। तो आईसीजे का हेडक्वार्टर कहां पर है? दी हेग में है, ध्यान रखेंगे। भाषा कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। जजों की संख्या कितनी होती है? 15। महत्वपूर्ण है,
भिन्न भिन्न देशों से यहाँ पर लोग आते हैं। 5 स्टार का प्रश्न बन सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर मेंबर जो होते हैं, जजों की जो संख्या होती है वो 15, और जज का कार्यकाल बड़ा लंबा होता है भाई, 9 साल का कार्यकाल होता है। तो इसे भी आप 5 स्टार बनाइएगा। ये दोनों ही प्रश्न बहुत बार अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। अब यहां पर हमें देखते हैं कि भाई इतना तो हमने यहां पर समझ लिया कि इनका 9 साल का वो रहता है। ठीक है, काम क्या है, एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर कोई झगड़ा है, सुझाव है, कुछ भी है, कोई मैटर है, तो उसको सॉल्व करने का काम इसी का है। ये क्या करता है, सॉल्व करता है। ठीक है, कानूनी सलाह देना और बहुमत से बाध्यकारी बाइंडिंग्स लगाना, ये सब करना इसी का काम है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें फिलहाल अध्यक्ष कौन है, वर्तमान इसके कौन अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान अध्यक्ष जो है इनका नाम है जज यूजी इवासावा। जज यूजी इवासावा ये फिलहाल है। 3 मार्च 2025 को इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और 2027 तक इनका कार्यकाल चलेगा। ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें 10 सेकंड, अगर हम बात करें इसमें कि पूर्व अध्यक्ष, इससे पहले पूर्व अध्यक्ष कौन थे जिनका किताब में आपको करंट अफेयर की किताब में नाम मिलेगा, नवाब सलाम। नवाब सलाम जो कि लेबनान से ताल्लुक रखते थे और ये लेबनान के प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री बनने के लिए इन्होंने क्या कर दिया कि मतलब यहां से इस्तीफा दिया, चूंकि आईसीजे के अध्यक्ष थे, यहां से इस्तीफा देकर वो वहां प्रधानमंत्री बन गए। उपाध्यक्ष आप नाम याद रख सकते हैं, जज जूलिया सैबू टिंडे इनका नाम है, और देश युगांडा से ये ताल्लुक रखते हैं। 6 फरवरी 2024 से इनको निर्वाचित किया गया है। तो फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि आईसीजे के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है जज यूजी इवासावा फिलहाल। ठीक है, इनसे पहले नवाब सलाम थे, लेबनान थे। आगे अब यहां पर आईसीजे में पहले भारतीय आईसीजे जज कौन है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देख लेते हैं। बीएन राव, ये भारतीय संविधान के सलाहकार हैं, इन्होंने फ्री में हमारे संविधान में काम किया था। इनका महत्व हमारे भारत के लोग तो नहीं समझ पाते, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा था कि अगर सबसे बड़ा योगदान मुझे संविधान को बनाने में किसी ने दिया है तो वो कोई और नहीं, बीएन राव है। तो बीएन राव का अपना एक महत्व है, लेकिन हमारे संविधान में कहीं बीएन राव का नाम 1-2 बार ही आता है, अदरवाइज इनके बारे में ज्यादा लोग याद नहीं रखते हैं, बट हमें इनका यहाँ पर समझना चाहिए, इनका एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। इनका कार्यकाल 1952 से 53 तक रहा है। पहले आईसीजे के अध्यक्ष भी बने, जो कि पहले भारतीय थे, मतलब पहले भारतीय जो आईसीजे के अध्यक्ष बने। ये इंपॉर्टेंट है, ये तो केवल जज हैं जो कि बीएन राव इसलिए इंपॉर्टेंट है जो कि पहले हैं। यहाँ पर अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम है नागेंद्र सिंह। नागेंद्र सिंह के बारे में बड़ी खास बात है कि ये पहले उपाध्यक्ष बने इस आईसीजे के और बाद में फिर इसके अध्यक्ष भी बने। तो भारत से यहाँ पर 1985 में 88 तक ये अध्यक्ष भी रहे, 14वें नंबर के अध्यक्ष थे, और उससे पहले ये उपाध्यक्ष भी रहे हैं 1976 से 1979 तक। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, नागेंद्र सिंह को जरूर याद रखना। बीएन राव तो ज्यादातर लोगों को याद रहते हैं, इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ पर पहले जाने वाले बीएन राव है, बट नागेंद्र सिंह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों यहाँ पर बने हैं। अब बात करते हैं कि भारत की तरफ से फिलहाल कौन है, तो भारत की तरफ से दलबीर सिंह भंडारी फिलहाल है 2012 से। अब जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इनका जो कार्यकाल है वो 9 साल का होता है ना। तो पहली बार 2012 में चुने, फिर से इनको रिन्यू कर दिया गया 2017 में। तो 2 बार चुने गए हैं भारतीय जज ये है, और आगे आने वाले समय में 2026 में हो सकता है कि फिर से रिन्यू कर दिया जाए, बट चांसेस कम है, तो फिर से रिन्यू भी हो सकते हैं। बट याद रखना दलबीर सिंह भंडारी फिलहाल हमारी भारत की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको नाम कितने याद रखने हैं, एक तो बीएन राव, नागेंद्र सिंह और दलबीर सिंह भंडारी, इतना याद रख लेना भारत के परिप्रेक्ष्य में आईसीजे। अब 5वें अंक पर बात करते हैं जो कि सेकंड लास्ट हमारा अंग है, और वो क्या है, इकोसॉक, जिसे हम आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1945 में तभी हो जाती है जब यूएनओ की स्थापना होती है। संस्थापक वही है जो यूएनओ है, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, और 54 देश का चुनाव हर साल, मतलब 3 साल में होता है, और 54 देशों का चुनाव हर 3 साल में होता है। ये 54 देश यहाँ पर मेंबर होते हैं। सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व तो आर्थिक और सामाजिक मामलों पर चर्चा में होता है। बस सिंपल सी बात है, आपको संरचना याद रखनी है कि हर साल इसका अध्यक्ष चुना जाता है, और इसके कुछ प्रमुख आयोग भी हैं, तो जैसे आर्थिक विकास, मानवाधिकार, विज्ञान, ये सब इसके प्रमुख आयोग भी हैं। वर्तमान अध्यक्ष 2025 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मोहम्मद ख्वाजा जो हैं वो फिलहाल इसके अध्यक्ष हैं। तो इकोसॉक है। अब बात करते हैं इकोसॉक करता क्या है। तो आपने कई बार कुछ ऑर्गन्स के नाम सुने होंगे, एजेंसीज के नाम सुने होंगे, जैसे WHO है, WTO है, यूनेस्को है। तो उन सबको मैनेज करने का काम वो 15 बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, एजेंसी जो हैं, उनको कंट्रोल करने का काम, मैनेज करने का काम यही आर्थिक और सामाजिक परिषद करता है। तो इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे, यहां पर इसका काम है कि सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा, जैसे गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सब पर चर्चा करना, और जो एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो 17 प्रकार के गोल 2012 में बनाए गए थे, उन सब पर लक्ष्य जो है उनको निर्धारित करना। विभिन्न एजेंसी हैं, स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, उन 15 एजेंसियों को यहां पर नियंत्रित करना और उन्हें मार्गदर्शित करने का काम इसी का है। WHO, वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF, यूनेस्को, UNDP, बहुत सारी जो है जैसे नाटो वगैरह, सब पर यही काम करता है। ठीक है भाई,
चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वो 15 एक बार लाइन से आप देख लीजिए कौन कौन सी हैं। नोट डाउन नहीं करनी है, ये नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, केवल हम आपको एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि वो 15 कौन कौन सी हैं। तो यूपीयू, आईएलओ, आईबीआरडी, आईएमएफ, आईसीओ, एफएओ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, आईएमओ, आईटीओ, डब्ल्यूएमओ, डब्ल्यूआईपीओ, आईएफपीए, यूनिडो, डब्ल्यूटीओ, इन सबको जो कि ये स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है यूएनओ का, इससे ये कंट्रोल करती है। तो 5 अंग आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गए होंगे। 5 आपको क्लियर समझ में आ गए होंगे। अब छठे की बात करते हैं, और ये छठा हमारा आखिरी इसका ऑर्गन है, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद। स्थापना तभी होती है 1945 में, जब यूएनओ बनता है। काम क्या है? ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो उद्देश्य था वो उन देशों को सहयोग करना जो देश कभी या उस समय किसी न किसी अन्य देश के उपनिवेश थे, मतलब गुलाम थे। जैसे हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय की बात हो रही है। तो यहां पर उन देशों को क्या करना? स्वतंत्रता दिलाने में मदद करना, इसका मुख्य काम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का। तो यहां पर वही चीज हमने लिखी है कि ट्रस्टीशिप काउंसिल का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विश्वास क्षेत्रों को, जिसको हम ट्रस्ट टेरिटरीज कहते हैं, ये लोगों को स्वशासन और स्वतंत्रता प्रदान करना। यह यूएनओ के चार्टर के तहत उन क्षेत्रों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए काम करता था जो कॉलोनियल शासन यानी औपनिवेशिक शासन में थे। मतलब उन देशों पर किसी दूसरे देश का कब्जा था या उनके उपनिवेश थे। ज्यादातर तो अंग्रेजों के थे, तो उस ब्रिटेन के ही उपनिवेश है, तो उन सबको स्वतंत्र करने का काम इसी का था। तो बात आपको समझ में आ चुकी है ट्रस्टीशिप काउंसिल की। लेकिन 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 साथियों ध्यान रखना, क्योंकि अब फिलहाल ऐसे देश नहीं है, तो इसका काम अब खत्म हो चुका है। इस न्यास परिषद का जो काम है वो खत्म हो चुका है, इसलिए इस ऑर्गन को समाप्त तो नहीं किया गया है, बस ये इनएक्टिव हो गया है। इसके 5 स्थायी सदस्य होते थे, वो कौन कौन? वही चीन है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। वही 5 जो है स्थायी सदस्य, इसके भी स्थायी सदस्य थे। लेकिन जैसा कि हमने आपको आज की कंडीशन बता दी है, ट्रस्टीशिप काउंसिल अब इनएक्टिव हो गया है। स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले अधिकांश क्षेत्रों के कारण इसका काम अब पूर्ण हो चुका है। इसका काम सभी देशों को आजाद कराने का था, और वो सभी देश तकरीबन सब आजाद हो चुके हैं, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल अब इनएक्टिव है। एग्जामिनर पूछेगा आपसे कि कितने ऑर्गन है यूएनओ के, तो 6 ही बताने हैं। कितने एक्टिव हैं? तो 5। एक इनएक्टिव है। ये मत कर देना कि इसको हटाई दो, लाइन से हटा दो ना, इनएक्टिव है, ऑर्गन अभी भी है। ठीक है भाई। यहां पर अगर बात करें कि अंतिम विश्वास क्षेत्र जो था लास्ट में, वो पलाऊ था, जो कि 1994 में स्वतंत्र हो गया था। इसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल ने कार्य करना समाप्त कर दिया। तो लास्ट में पलाऊ जो देश था 1994 में, ये इससे आजाद करा देते हैं, और उसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम खत्म हो जाता है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। फिलहाल अभी भी इसका हेडक्वार्टर है, बट इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये हमने 6 के 6 अंग देख लिए हैं साथियों, यहां पर पूरा कंप्लीट हमारा हो चुका है। थोड़े से 1-2 फैक्ट यहां पर बचे हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि यूएनओ में शीर्ष 5 वित्तीय योगदानकर्ता कौन कौन है। तो मतलब ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनका कंट्रीब्यूशन इस यूएनओ को बनाने में सबसे ज्यादा है, और आज भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। तो पहला, जैसा कि हमने आपको बताया, अमेरिका। तो फर्स्ट नंबर पर यहां पर अमेरिका, 22% की हिस्सेदारी इसकी है। बाकी अगर देखें तो जापान 9.7 है, चीन का 6.7 है, जर्मनी 6.7 और यूके 5.9 है। बाकी छुटकर हैं सब। तो यहां पर अमेरिका का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है साथियों। ध्यान रखना कि अमेरिका सबसे ज्यादा योगदान देता है, और इसीलिए अमेरिका का यहां पर अधिकार चलता भी है। एक थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, ये है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के बारे में। इसकी स्थापना 1948 में होती है, और इसका मुख्य उद्देश्य, यूएन पीस कीपिंग फोर्स का जो मुख्य उद्देश्य है वो शांति और सुरक्षा बनाए रखना, और विशेष रूप से युद्ध के बाद। तो जो 1945 में युद्ध समाप्त हुआ दूसरा, उसके बाद सुरक्षा बनाए रखना और शांति बनाए रखना, काम शांति की स्थापना करना, नागरिकों की सुरक्षा करना, शांति समझौतों की निगरानी करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। संरचना देखें तो इसमें सैनिक, पुलिस और नागरिकों का सहयोग होता है। ठीक है। अगर मिशनों की बात करें तो 12 इसके सक्रिय मिशन है, फिलहाल 12 इसके मिशन चल रहे हैं। वित्तीय योगदान, प्रमुख योगदान जो करता है वो इसका अमेरिका है, और दूसरे नंबर पर चाइना है। ठीक है। इसका मुख्यालय जो है यूएन उसमें है, न्यूयॉर्क यूएसए में। इससे कई बार जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स को ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है। ये याद रखना, ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। ब्लू हेलमेट भी इसे कहा जाता है, जो कि इसका उद्देश्य है शांति रखना। और इसीलिए यूएन पीस कीपिंग को यहां पर नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है 1988 में। तो ब्लू हेलमेट क्या है भाई? ये यूएन का पीस कीपिंग फोर्स है, जो कि शांति बनाए रखना, नागरिकों की सुरक्षा करना, और जितने भी समझौते हुए हैं, शांति समझौते हुए, उन सबकी निगरानी रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसे ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है, क्योंकि ये हेलमेट जो सैनिक पहनते हैं वो ब्लू कलर का होता है, इसलिए ब्लू हेलमेट इसका नाम है, और इसे नोबेल शांति पुरस्कार भी दे चुके हैं। तो यहां पर साथियों हमने सब कुछ कवर कर लिया है। जितना यूएन से प्रश्न पूछ सकता है, सब एक ही वीडियो में हमने कवर करा दिया है। हमें आपके लिए इतना सब कुछ करना एक ही जगह पर बड़ा ही अच्छा लगा, करवा करके आपको भी अच्छा लगा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर देना, और साथ ही साथ में ये वाला जो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, इससे आप हमें जरूर जवाब दीजिएगा कमेंट करके कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, ध्यान से चीजों को देख रहे होंगे, तो इसका आंसर बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बताइएगा 1919, 1945, 1950, 1939। जब भी आपको लग रहा हो कि इसका आंसर ये है, तो कमेंट करना अनिवार्य है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या है।
हमने सब कुछ कवर कर लिया है। अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, कोई शिकायत है, सुझाव है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो उसे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, जिससे कि उनको भी यूएनओ के बारे में सीखने का मौका मिल सके। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के अपने फायदे हैं, जो कि बहुत सारे अपडेट्स हम टेलीग्राम पर ही देते हैं, और फेसबुक पर भी आप हमसे जुड़ेंगे, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ेंगे तो वहां पर भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो आज हमारे साथ इस यूएनओ के लेक्चर में यहां तक बने रहने के लिए, सब कुछ सीखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अंतरराष्ट्रीय संगठन में सार्क के बारे में जानेंगे, जिसे कई बार दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। आप सब जानते हैं कि हमारा स्टैटिक जीके का ये जो सीरीज है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का एग्जाम दे रहे हो, यूपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हो, या कोई भी अन्य एग्जाम हो, सभी में करंट अफेयर पूछे जाते हैं। स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जाता है। तो स्टैटिक पोर्शन जो है हम यहाँ पर करंट से रिलेट कराते हुए भी चल रहे हैं। तो आज हम जो जानने वाले हैं वो सार्क के बारे में जानेंगे कि सार्क क्या है, यानी दक्षिस क्या है। देखिएगा, सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म याद होना चाहिए, जो कि एग्जामिनर यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। जो वनडे एग्जाम होते हैं वहां पर फुल फॉर्म पूछता है, और जो आपके जो पीसीएस टाइप के पेपर्स होते हैं, यूपीपीएससी पेपर कराता है, उसमें क्या करता है कि वो स्टेटमेंट में देकर के पूछ लेता है, क्योंकि एक प्रश्न से वो कई जानकारी आपसे लेना चाहता है। तो यहां पर इसका फुल फॉर्म याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, सार्क का जो फुल फॉर्म है, मतलब एस फॉर जो है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म याद रखना है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। अब इसे सार्क क्यों कहा जाता है, हम आपको मैप के माध्यम से इसके बारे में बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें समझ लेते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। तो साथियों याद रखना, इसकी स्थापना में तारीख भी पूछ ली जाती है। 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। स्थान होता है ढाका, यानी बांग्लादेश की राजधानी। बांग्लादेश की राजधानी 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की जाती है। खास बात यह है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है। दोनों प्रश्न अलग हैं। आपसे पूछ सकता है कि सार्क की स्थापना कहां की जाती है, तो आप आंसर करेंगे ढाका बांग्लादेश। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सार्क का हेडक्वार्टर कहां है, तो काठमांडू नेपाल में आप इसका हेडक्वार्टर बताएंगे। दोनों बातें अलग अलग हैं। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि इनके हेडक्वार्टर और इनकी स्थापना दोनों अलग अलग प्रश्न के माध्यम से पूछी जाती है। आगे देखिए, तो इसमें टोटल कितने कंट्री हैं। इसमें अब तक 8 कंट्री हैं, और 8वां जो कंट्री है 2007 में जुड़ा था, अफगानिस्तान। उसके बाद अभी तक कोई नया कंट्री इस सार्क में नहीं जुड़ा है। आपको ध्यान रखना है, सदस्य देश जो है वो कितने हैं, 8 हैं फिलहाल, यानी अभी 2025 की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनका नाम है मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि 15वें नंबर के यहाँ पर महासचिव बनाए गए हैं। बांग्लादेश से ये ताल्लुक रखते हैं, ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसके यानी करंट अफेयर का भी पॉइंट हमने यहाँ पर जोड़ा है कि मोहम्मद गुलाम सरवर जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि सार्क के मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिएगा, सार्क यानी जिन देशों का ये एक ग्रुप है, उन देशों को क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी जैसी समस्याओं से मिलकर लड़ना, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, शांति स्थायित्व को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय एकता को मजबूत करना, ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं सार्क के। अब मैं की पॉइंट्स आपको क्या क्या याद रखने हैं। देखिएगा, सार्क में जो भी डिसीजन होते हैं वो सब आपके सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, यानी वोटिंग के आधार पर हम कह सकते हैं। सार्क में द्विपक्षीय विवाद जो है उनको नहीं उठाया जाता है, मतलब कि यहां पर जो विवाद दो पक्षों के विवाद हैं उनको नहीं उठाया जाता। क्यों नहीं उठाया जाता है, उसका कारण है कि इसका उद्देश्य जो है वो केवल क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, डिस्प्यूट को सुलझाना नहीं है। अब आपको बताएं कि सार्क का कोई भी स्थायी अध्यक्ष नहीं होता है। अध्यक्षता जो है वो घूमती रहती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। अध्यक्षता जो है वो क्या है, रोटेशन में रहती है। सार्क शिखर सम्मेलन हर 2 वर्ष पर होते हैं और इसमें भी समस्याएं होती रहती है। अभी आपको बताएं कि 2025 तक 18 सार्क के समिट हो चुके हैं। आपको हमने बता दिया कि इसके हर 2 साल पर शिखर सम्मेलन होते हैं। 18 सार्क समिट अब तक हो चुके हैं, 2025 की बात कर रहे हैं सार्क के, ठीक है। और अध्यक्षता जो है वो रोटेशन पर घूमती रहती है। अब बात करें कि 19वां सार्क शिखर सम्मेलन जो है वो कहां पर स्थापित था, मतलब कहां पर प्रस्तावित था। वो 9 से 10 नवंबर 2016 में प्रस्तावित था। जगह का नाम था इस्लामाबाद, पाकिस्तान। लेकिन आप सबको पता है पाकिस्तान टेररिज्म में सबसे आगे है और इसीलिए यहां पर यह सम्मेलन नहीं हो पाया। जिस प्रकार हमारे जो क्रिकेट मैच है वो भी रद्द कर दिए गए थे। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में प्रस्तावित था, लेकिन इसे रद्द कर दिया गया। कारण क्या है कि उस उरी आतंकवादी हमले के बाद भारत सहित कई देशों ने, जैसे अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इन सभी ने भाग लेने से इनकार कर दिया। उरी आपको याद होगा,
उरी जो आतंकवादी हमला हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर इसे रद्द कर दिया गया था। तो व्यवधान इसमें होते रहते हैं। कुल मिलाकर आपको याद रखना है कि 19वां कैंसिल हो गया, लेकिन 18 अब तक इसके हो चुके हैं। अब देखिएगा नाम की बात करते हैं तो जो आप देख रहे हैं ना साउथ एशियन, है ना, ये जो आप नाम देख रहे हैं सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन, वो क्यों नाम है इसका? तो अगर आप इसमें देखें एशिया कहां पर है, तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये एशिया का हिस्सा है, देख रहे हैं ना, एशिया का है। और एशिया में भी ये साउथ का जो हिस्सा है, साउथ का, वो ये हिस्सा है जिसमें आपका श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो हिस्सा है, आपको एक बार यहां पेन से बताते हैं। ये देखिएगा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा, यही हिस्सा हमारा किसका है? यही हिस्सा है साउथ एशिया का, क्योंकि ये पूरा एशिया है, उसका ये हिस्सा है। इसी से नाम पड़ा है सार्क। जो नाम पड़ा है सार्क, क्योंकि साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, नाम याद रखेंगे नाम क्यों पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर कुछ और विशेष बातें, यहां पर ये समझते हैं कि इसके मेंबर कौन कौन है। तो नंबर 1 यहां पर जो मेंबर है उसका नाम है मालदीव, मालदीव इसका मेंबर है। दूसरा कंट्री है श्रीलंका, तीसरा कंट्री है भारत, मालदीव, श्रीलंका, भारत। चौथा कंट्री है पाकिस्तान, पांचवा कंट्री है अफगानिस्तान, छठा कंट्री है नेपाल, सातवां भूटान और आठवां बांग्लादेश। यही तो साउथ एशियन कंट्री हैं। इनमें आप देख रहे हैं ये है आपका मालदीव, श्रीलंका, ये हमारा प्यारा भारत, ये है पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये नेपाल, ये भूटान, ये बांग्लादेश। ये 8 कंट्री इस सार्क के सदस्य हैं अब तक। आपको ध्यान रखना है कि सबसे बाद में जुड़ा है अफगानिस्तान, ये सबसे बाद में जुड़ा है, ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। देखिएगा, संस्थापक देश की अगर बात करें तो वो 8 नहीं थे, वो केवल 7 थे। फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? 7 थे। उनमें नंबर 1 याद रखेंगे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। जैसा कि हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान इसमें सबसे बाद में जुड़ा है, क्या मतलब अफगानिस्तान इसका संस्थापक देश नहीं है। तो संस्थापक देश अगर आपसे पूछ लेता है तो आपको 7 बताना है, टोटल सदस्य पूछ लेता है तो 8 बताना है, ठीक है भाई। यहां पर अफगानिस्तान जो है वो 2007 में 8वां सदस्य बना था। सार्क का इतिहास देख लेते हैं। देखिएगा, 1970 के दशक में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के व्यापारिक समूह का विचार रखा था। मई 1980 में क्षेत्रीय सहयोग का विचार दोबारा उठाया गया। 1981 अप्रैल में कोलंबो ने 7 देशों के विदेश सचिवों की पहली बैठक हुई कोलंबो में, और 5 सहयोग क्षेत्र चुने गए, जैसे कृषि है नंबर 1, दूसरा ग्रामीण है, तीसरा ग्रामीण विकास, तीसरा दूरसंचार और चौथा मौसम, और 5वां यहां पर जो आप देख रहे हैं स्वास्थ्य है। 13 नवंबर 2005 को भारत के प्रयासों से अफगानिस्तान को सार्क का मेंबर बनाया गया 2007 में। 3 अप्रैल 2007 को ये 8वां सदस्य बना है। अप्रैल 2006 में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने पर्यवेक्षक का दर्जा मांगा था। पर्यवेक्षक का दर्जा किसने मांगा था? अमेरिका ने और दक्षिण कोरिया ने। महासचिव की जो नियुक्ति है वो 3 साल के लिए होती है। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार यहां पर नियुक्तियां होती जाती हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के जो है वो फिलहाल यहां पर महासचिव बने हुए हैं, ठीक है। अब पर्यवेक्षक देश की बात करते हैं कि इसके पर्यवेक्षक देश कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर चीन याद रखेंगे, यूरोपियन संघ याद रखेंगे, हम आपको ईयू जो है वो पढ़ा चुके हैं, वो सारे कंट्री यहां पर पर्यवेक्षक देश हैं। ईरान हमारा दोस्त, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और यूएसए, ये सब कंट्री जो हैं वो पर्यवेक्षक देश हैं। अब आपसे पूछेगा कि कितने देश हैं, तो 8 ही पर्यवेक्षक कंट्री हैं इसके। 8 में अगर नंबर ऑफ देखेंगे नंबर ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यूरोपीय संघ में ज्यादा कंट्री मेंबर हैं, लेकिन चूंकि यहां पर यूरोपीय संघ जो है वो एक यूनियन है, तो उसको एक देश मानकर यहां पर शामिल किया गया है। ये आपको नंबर याद रखने हैं। 8 पर्यवेक्षक हैं, 8 इसके सदस्य हैं और 7 जो है इसके संस्थापक हैं, ठीक है भाई, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं भाई, यहां पर महत्वपूर्ण संस्थान जो है वो सार्क के तहत कौन कौन से बनाए गए हैं वो आप याद रखेंगे। वो कौन कौन से? सार्क डेवलपमेंट फंड, जिसे हम SDF कहते हैं, सार्क डेवलपमेंट फंड भूटान 2010 में ये बनाया गया। सार्क ट्यूबरक्लोसिस सेंटर नेपाल में बनाया गया। सार्क एनर्जी सेंटर पाकिस्तान में बनाया गया। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भारत में बनाया गया है। और सार्क एग्रीकल्चर सेंटर बांग्लादेश। 6ठे नंबर का है सार्क यूनिवर्सिटी भारत नई दिल्ली में है। तो आपसे पूछ सकता है कि सार्क यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो सार्क यूनिवर्सिटी नई दिल्ली भारत में है। सार्क एग्रीकल्चर सेंटर कहां पर है? बांग्लादेश में है। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहां पर है? भारत में है। एनर्जी सेंटर कहां है? पाकिस्तान में है। ट्यूबरक्लोसिस नेपाल में है। और SDF जो है, जिसे हम सार्क डेवलपमेंट फंड कहते हैं, वो भूटान में है। तो ये आप याद रखेंगे कि इसके तहत जो संगठन बनाए गए हैं। सार्क सैटेलाइट भी आप याद रखना है आपको कि भारत ने 2017 में सार्क सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो बाकी देशों को फ्री कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करवाता है। ये है हमारा सार्क सैटेलाइट, भारत ने इसे 2017 में स्थापित किया है। अब देखिए, अगर चैलेंजेस की बात करें तो सार्क के जो चैलेंजेस हैं वो क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो तनाव हमेशा बढ़ता रहता है, जिसके कारण जो है वो सहयोग में रुकावट हो जाती है। हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे,
वो हमारे यहाँ आने को उतारू रहता है। तो ये सब समस्याएं देखने को मिलती हैं। क्षेत्रीय असमानता हो या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी हो, और कहें कि इनएक्टिव सिंस 2014 से ये इनएक्टिव है, संगठन की निष्क्रियता है, तो ये चैलेंजेस हैं। हालांकि इनको सुधारा जा सकता है, बट ये चैलेंजेस है। ठीक है भाई, ये हमने आपको सार्क बताया, सार्क के 8 जो सदस्य हैं वो आपको बता दिए हैं। सार्क के बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं वो सब डिटेल हमने यहाँ आपको दे दी है। अब आपको क्या करना है कि ये जो प्रश्न हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसका आप हमें कमेंट करके जरूर जवाब बताइएगा कि सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो भी आपको आंसर लगता है, और मुझे लगता है कि आप ध्यान से सुन रहे होंगे, तो इसका आंसर बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या सुझाव है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। और जो भी साथी लोग आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती है, तो उनको आप फॉरवर्ड कर देना। पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, वहां से उठाकर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं उनके इन्फॉर्मेशन और साथ ही जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे कोई पीडीएफ, वो सब हम टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज इस लेक्चर में यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि विश्व बैंक कब बना, इसका अध्यक्ष कौन है और इसमें कितने मेंबर हैं, क्या ये रिपोर्ट देता है, क्या इसके काम है, ये सब कुछ जानेंगे। और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये हमारा लेक्चर जरूरी है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी स्पेशल का कोई एग्जाम हो, रेलवे, टीचिंग, एनडीए, सीडीएस, जहां जहां जीएस आता है वहां वहां यहाँ से प्रश्न पाए जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में। सबसे पहले आपको बताएं कि इसकी स्थापना जो है, विश्व बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1944 को ब्रुटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में इसकी आधारशिला रखी गई। यानी इसकी स्वीकृति जो है वो 1 जुलाई 1944 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में दी गई। लेकिन इसका जो चार्टर बना है, इसका चार्टर 7 जुलाई 1944 को बना। तो 1 जुलाई को स्वीकृति, चार्टर जो बना है वो 7 जुलाई 1944 को बना है। तो दोनों में डिफरेंस है, पहले स्वीकृति है और फिर चार्टर बना है, यानी ऑफिशियली जो है वो 7 जुलाई 1944 है। तो अब यहां पर बात करते हैं कि कौन इसके संस्थापक हैं। तो फादर कौन बनते हैं, तो हैरी हेक्टरस व्हाइट और जॉन मेनार्ड कीन्स। कई बार आपने नाम सुना होगा जॉन मेनार्ड कीन्स का इकोनॉमिक्स में। तो जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी हेक्टर व्हाइट जो है, इन दोनों को विश्व बैंक और आईएमएफ, हम आगे पढ़ेंगे, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इस आईएमएफ के संस्थापक यानी संस्थापक पिता के रूप में माना जाता है। किसको, दोनों को, जिसमें जॉन मेनार्ड किंग ज्यादा फेमस है। तो आपको ध्यान रखना है, वर्ल्ड बैंक के फादर या इसके संस्थापक पिता भी माने जाते हैं जॉन मेनार्ड किंग। सदस्य देशों की बात करें तो फिलहाल आज की डेट तक यानी 2025 तक इसके जो सदस्य हैं वो 189 है। करंट आपको बता रहे हैं, अपडेटेड है, 189 फिलहाल इसके सदस्य हैं। और 189वां जो देश यहाँ मेंबर बना है वो है नॉरू। नॉरू की जो राजधानी है वो यारेन है, यारेन। और कई बार इसे आइवो भी कहा जाता है। तो यारेन यानी आइवे इसकी राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा, कई बार राजधानी से प्रश्न पूछ लेता है। और नॉरू इसका 119वां मेंबर कंट्री बना है, तो ये याद रखेंगे। आगे अगर इसका हेड ऑफिस देखें तो हेड ऑफिस जो है वो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है, जैसे कि आईएमएफ का है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें कौन सा टिक करना है, आईएमएफ में, इसमें वर्ल्ड बैंक का 1 जुलाई टिक करना है या 7 जुलाई, तो वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है। 7 जुलाई ऑफिशियल है, लेकिन इसका रिकमेंडेशन जो है वो 1 जुलाई 1944 को दिया गया था। तो दोनों चीजें याद रखना, अगर दोनों दे दे तो 7 जुलाई को टिक कर देना। ठीक है भाई। मुख्यालय आपने देखा, मुख्यालय के बाद यहां पर देखेंगे मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य क्या है, ये किसी भी देश को लोन देने का काम करता है। हमारे देश को भी लोन देता है, लेकिन लोन 2 प्रकार के दिए जाते हैं। एक, जैसे फॉर एग्जांपल मानिए कि अगर किसी व्यक्ति को एक कार खरीदनी है, उसके लिए लोन लेना चाहता है, और एक दूसरा व्यक्ति भी बैंक में पहुंचा, उसे अपने घर के खर्च चलाने के लिए 50,000 रुपए लोन चाहिए। तो बताइए इस बैंक के लिए इन दोनों कस्टमर्स में से कौन सा ज्यादा अच्छा है। इससे वो लोन आसानी से दे देगी जो कार के लिए पैसा लेने आया है, क्योंकि कार वाला डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है। तो यहां पर लोन उसे दिया जा सकता है, वो ज्यादा बेहतर है। और ऐसे ही वर्ल्ड बैंक काम करता है। वर्ल्ड बैंक उन कंट्रीज को या उन देशों को पैसा उधार देता है जो डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। तो जो दीर्घकालीन विकास के लिए ऋण होता है, यानी लोन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो याद क्या रखना है, विकासशील देश जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो अपना विकास में पैसा लगा रहे हैं, उन देशों को यहां पर लॉन्ग टर्म यहां पर लोन देता है। तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। और ये वाला प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है, जबकि ये लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर पैसा देता है। कौन देता है लॉन्ग टर्म के लिए,
ये आपने देखा वर्ल्ड बैंक। तो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म यहाँ पर पैसा दिया जाता है। शिक्षा के लिए पैसा ये देता है, स्वास्थ्य के लिए, सिंचाई के लिए, सड़क के लिए, ऊर्जा आदि बुनियादी ढांचों में जो बुनियादी क्षेत्र है उनमें वित्तीय सहायता देने का काम इसका रहता है। गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और तकनीकी सहायता और नीति सलाह देना इसका मुख्य काम है वर्ल्ड बैंक का। अब आगे और बातें हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की 5 संस्थाएं हैं। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक के कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं IBRD, जिसको हम बोलते हैं IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा जो ग्रुप है ये है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और चौथा है मीगा, जिसे बोलते हैं मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। आपको ध्यान रखना है कि 5 इसके इंस्टीट्यूशंस हैं इसके वर्ल्ड बैंक के, जिसमें हम IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID से आप याद रखें, जो कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप वर्ल्ड बैंक का नहीं है। अब बात आती है कि वर्ल्ड बैंक के ये 5 ग्रुप तो हो गए, इन 2 ग्रुप को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बन जाती है। और वो 2 ग्रुप कौन कौन से हैं? तो जो पहला हमने आपको बताया IBRD और IDA, इन दोनों को आप बनाएं तो बन जाएगा वर्ल्ड बैंक। समझ में आ गया? 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, उन 5 इंस्टीट्यूशंस में से जो कि वर्ल्ड बैंक के हिस्से हैं, उनमें से 2 हिस्सों को मिलाकर के ही वर्ल्ड बैंक बन जाता है। अब बात करें कि भारत और विश्व बैंक का क्या हिस्सा है, तो क्या रोल है। तो भारत को विश्व बैंक से बड़ी मात्रा में लॉन्ग टर्म विकास के लिए लोन मिलते रहे हैं और हर बार मिलते हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे हो गए, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, महिलाओं के विकास के लिए, उनके क्षेत्र के लिए यहाँ पर लोन मिलता रहा है। अब यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो फिलहाल इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये एक हिंदी नेम है, यानी भारतीय हैं। तो ये पहले ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं, तो ये पहले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और एग्जाम में करंट अफेयर में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष फिलहाल कौन है। तो अजय बंगा जी हैं, भारतीय मूल के हैं, ये बड़ी बात है। तो वर्तमान 2025 में ये अजय बंगा जी यहाँ पर बने हुए हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर आपको 5 ग्रुप्स बताए हैं, इंस्टीट्यूशंस बताए हैं, थोड़ी थोड़ी नजर उन पर डाल लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। जैसे हमने जाना IBRD, फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस IBRD का जो मुख्य उद्देश्य है वो विकासशील देशों को आर्थिक विकास, सार्वजनिक परियोजना और आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए लंबी अवधि ऋण देना है। ये याद रखना, यहाँ पर हम जो आपको लॉन्ग टर्म बार बार बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म याद रखना, एग्जाम में लॉन्ग टर्म ही पूछता है, प्रदान करना, ये इसका मुख्य काम है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। और इसकी स्थापना 1944 में और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। तो IBRD पहला हमने इंस्टीट्यूशन देख लिया है। अब दूसरा देखते हैं जिसका नाम था IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IFC का उद्देश्य जो है वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में बात करता है, प्राइवेट सेक्टर को यहां पर मदद करता है। कौन? IFC इसका नाम है। तो IFC क्या करता है? निजी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करता है। इसका स्थापना जो है वो 1956 और वॉशिंगटन DC अमेरिका जैसा कि उसका है, IBRD का दोनों का हेडक्वार्टर यहीं पर है। अब तीसरा IDA जो है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो गरीब देशों को सस्ता ऋण। तो ये क्या काम करता है? जो बहुत ज्यादा गरीब देश हैं उनको बहुत ही छोटा या कहीं बहुत ही सस्ता ऋण जो है यहाँ पर देने का काम करता है, ग्रांट्स देता है ताकि वो आर्थिक विकास कर सके, मरमरा ना जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं वो कि इस देश को बचाने की कोशिश करते हैं IDA के थ्रू। यह IBRD का ही एक हिस्सा है, ठीक है। इसकी मुख्य भूमिका सार्वजनिक परियोजनाओं में निवेश करना और गरीब देशों के जीवन स्तर को सुधारना, इसका काम है IDA का। वर्ल्ड बैंक का काम आपको समझ में आ गया है, लेकिन जो इसकी इंस्टीट्यूशंस हैं इनका काम आपको अलग से ध्यान रखना है। वो जैसे कि IBRD हमने बताया लंबी अवधि के ऋण देगा, IFC जो है वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा, IDA गरीब देशों के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। और इसकी स्थापना जो है वो 1960 में वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको समझ में आ गया है। अब देखिए आगे हम समझते हैं, हम आगे देखते हैं जिसका नाम है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसका क्या काम है? जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, उन विवादों को सुलझाना। जब भी कभी किसी देश ने पैसा लिया, पैसा नहीं दिया, तो ये जो विवाद होंगे इन विवादों को कौन सुलझाएगा? इन वर्ल्ड बैंक का ही एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है ICSID। तो इनको डिस्प्यूट्स को सुलझाने का काम, विशेषकर किसी देश के साथ निवेशकों के बीच जो विवाद होता है उसको सुलझाना। यह निवेशकों और सरकार के बीच कानूनी विवादों को हल करने का मंच प्रदान करता है। स्थापना 1966 और वॉशिंगटन DC अमेरिका में ही इसका हेडक्वार्टर है।
तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमारे वर्ल्ड बैंक के हैं उन सबका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है अमेरिका में, तो वो ध्यान रखना। अब यहाँ पर आखिरी है हमारा मीगा, जिसे हम बोलते हैं मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या काम करता है? इसका उद्देश्य है कि जो पर्सनल यानी निजी प्राइवेट इन्वेस्टर जो होते हैं उनको निवेश सुरक्षा प्रदान करना, ताकि वे विकासशील देशों में निवेश कर सकें। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जो प्राइवेट इन्वेस्टर किसी देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है मीगा। मीगा निवेशकों को राजनीतिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। हर देश में राजनीति होती है, उसमें कहीं उसको रिस्क ना हो, कहीं उसको झगड़ा ना हो जाए, कहीं उसका पैसा मारा ना जाए, ताकि वो विदेश में अपने निवेश को सुरक्षित महसूस कर सके, उसके लिए मीगा काम करता है। पांचों के काम याद रखना, एक प्राइवेट के लिए काम कर रहा है, एक गरीब देश के लिए काम कर रहा है, एक विकासशील देशों के लिए काम कर रहा है, ये सब चीजें ध्यान रखना। एक विवाद के लिए काम करता है और एक यहां पर आप देख रहे हैं कि निजी निवेशक जो हैं उनको ध्यान में रखकर यहां पर गारंटी के तौर पर काम करता है। 1988 में इसकी स्थापना होती है मीगा की, और मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में ही इसका मुख्यालय है। तो पांचों समझ में आ गए हैं, पांचों का काम समझ में आ गया है। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। जैसे आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्राइसिस में मदद करता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म यहां पर मदद करेगा, लॉन्ग टर्म लोन देगा। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। हालांकि जब आईएमएफ पढ़ेंगे तो हम एक बार बता देंगे फिर से, और एग्जामिनर यहीं से प्रश्न पूछता है। आईएमएफ शॉर्ट टर्म और ये वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म यहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता देता है। ठीक है, दोनों संस्थाएं मिलकर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को स्थिर और संतुलित बनाए रखने में योगदान देती हैं। तो दोनों वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों तरीके से काम करती हैं। अब बात करें कि विश्व बैंक को पहले जो हमने अभी आपको बताया है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः निर्माण था। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, उसके बाद उसे दोबारा से रीग्रोथ कराने का काम इसी आईबीआरडी का था। तो पहले हम विश्व बैंक को आईबीआरडी के नाम से जानते थे। तो ये आपको समझ में आया आईबीआरडी। अब आगे कुछ और बातें देखते हैं, जैसे कि विश्व बैंक जो है कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट में 3 मुख्य अनुमान लगाए जाते हैं। वो कौन कौन से अनुमान हैं? जैसे ग्रोथ रेट क्या चल रही है, तो ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है यानी दुनिया की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाने का काम इसी विश्व बैंक का है। ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई, वैश्विक महंगाई जो है उसका विश्लेषण करने का काम इसी वर्ल्ड बैंक का है। इंडिया की ग्रोथ रेट क्या है ये जीडीपी बताने का काम, इसका अनुमान लगाने का काम जो है वो इसी का है। तो हर देश की अलग अलग दर जारी की जाती है, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। हमारे वर्ल्ड बैंक हमारे बारे में कई बार अनुमान लगाकर बता चुका है कि 2025-26 की जीडीपी क्या रहेगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारा अनुमान लगाने का काम करता है। एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR ये जारी करता है, जो कि वैश्विक विकास और विकासशील देशों के लिए प्रमुख नीतियों पर आधारित होती है। इसमें विकास के मुद्दे, आर्थिक सुधार, सामाजिक संरचनाएं, सरकारी नीतियों पर विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क रिपोर्ट जो है इसी वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली गई थी। एक बड़ी ही फेमस है ये रिपोर्ट जो है, इसे आप ध्यान रखेंगे, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। यह रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने की सुगमता पर केंद्रित होती है। इसमें मुख्य बिंदु भी होते हैं, ये बहुत फेमस है रिपोर्ट। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन दे रहा है, तो वर्ल्ड बैंक देता है। मुख्य बिंदु क्या है कि व्यापार की प्रक्रिया की सरलता क्या है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, यह आंकता है कि किसी देश में बिजनेस शुरू करना, उसे लाइसेंस लेना और टैक्स देना, संपत्ति पंजीकरण आदि प्रक्रिया कितनी आसान है। अगर आसान है तो उसके बारे में रिपोर्ट देगा। नौकरी सृजन और निवेश के अवसर कितने हैं, व्यवसाय को सुगमता के रोजगार के नए अवसर बढ़ते हैं और विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं इस रिपोर्ट को देखकर। कानूनी ढांचा और नियम क्या है, देश में कानून कैसा है, न्यायिक प्रणाली कैसी है, अनुबंधों की सुरक्षा की भी जांच की जाती है और रिपोर्ट दे देता है। रैंकिंग देता है, उसमें रैंकिंग बनाकर देता है, तो जिसकी जितनी अच्छी रैंक लोग वहीं पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंक दी जाती है, जो विश्व में हर देश की तुलना के आधार पर नंबरिंग की जाती है। तो याद रखेंगे आप। उसके बाद एक और बात ध्यान रखनी है कि विश्व बैंक ने 2021 में ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें डेटा से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे थे, तो इसको बंद कर दिया। विश्व बैंक ने सितंबर 2021 में यह रिपोर्ट स्थायी रूप से बंद कर दी, क्योंकि इसमें कुछ देशों की रैंकिंग सुधारने के लिए डेटा में हेरफेर के आरोप लगे थे। इससे रिपोर्ट की विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। अब क्या हो रहा है फिलहाल, तो फिलहाल विश्व बैंक एक नई रिपोर्टिंग प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसका नाम है बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं BEE। इस रिपोर्ट पर काम कर रहा है। इसमें व्यापार के अनुकूल माहौल पर नया ढांचा तैयार किया जा रहा है, जो ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष होगा। तो इसमें क्रेडिबिलिटी की वजह से इस पर यहां पर रोक लगाई थी 2021 में। अब आपको बात बता दें, यहां पर एक और गोल्स देता है, जैसे द एटलस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जो है, इसके बारे में रिपोर्ट देता है कि यह रिपोर्ट संवेदनशील विकास लक्ष्य जो है उनको ट्रैकिंग और देशों के विकास में उनके योगदान का आकलन करती है। इसमें विकास के सतत लक्ष्य क्या है, आर्थिक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और रिपोर्ट की जारी करती है, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, GMR होता है। यह रिपोर्ट शिक्षा और विकास के लिए वैश्विक प्रयासों का मूल्यांकन करती है। इसमें विशेष रूप से विकासशील देशों में शिक्षा संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के बारे में सब कुछ समझ लिया है कि उसके 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, कब किसकी स्थापना हुई, कब क्या काम हो रहा है, ये सब कुछ हमने जान लिया है उसके बारे में। और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको इतना ही जानना है,
एक बात विशेषकर ध्यान रखनी है कि ये लॉन्ग टर्म यहाँ पर लोन देने का काम करता है। आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप बताइएगा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ के यहाँ पर मॉनेटरी फंड के क्या यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वैश्विक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना, या फिर व्यापार विवादों का समाधान करना, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना, या पर्यावरण संरक्षण में सहायता करना। ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर जवाब दें। कमेंट करना अनिवार्य है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आईएमएफ का यहाँ पर क्या काम है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जो बेल आइकन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर देना। जो प्लेलिस्ट है हमारा उसे शेयर कर दीजिए स्टैटिक जीके का, जिससे कि लोगों को मदद मिल सके। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर अपने फायदे पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, और जो भी अपडेट होता है अब वहीं टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आज यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। स्टैटिक जीके के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि विश्व बैंक कब बना, इसका अध्यक्ष कौन है और इसमें कितने मेंबर हैं, क्या ये रिपोर्ट देता है, क्या इसके काम है, ये सब कुछ जानेंगे। और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये हमारा लेक्चर जरूरी है, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी स्पेशल का कोई एग्जाम हो, रेलवे, टीचिंग, एनडीए, सीडीएस, जहां जहां जीएस आता है वहां वहां यहाँ से प्रश्न पाए जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं इस वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक के बारे में। सबसे पहले आपको बताएं कि इसकी स्थापना जो है, विश्व बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1944 को ब्रुटेन वुड्स सम्मेलन 1944 में इसकी आधारशिला रखी गई। यानी इसकी स्वीकृति जो है वो 1 जुलाई 1944 को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में दी गई। लेकिन इसका जो चार्टर बना है, इसका चार्टर 7 जुलाई 1944 को बना। तो 1 जुलाई को स्वीकृति, चार्टर जो बना है वो 7 जुलाई 1944 को बना है। तो दोनों में डिफरेंस है, पहले स्वीकृति है और फिर चार्टर बना है, यानी ऑफिशियली जो है वो 7 जुलाई 1944 है। तो अब यहां पर बात करते हैं कि कौन इसके संस्थापक हैं। तो फादर कौन बनते हैं, तो हैरी हेक्टरस व्हाइट और जॉन मेनार्ड कीन्स। कई बार आपने नाम सुना होगा जॉन मेनार्ड कीन्स का इकोनॉमिक्स में। तो जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी हेक्टर व्हाइट जो है, इन दोनों को विश्व बैंक और आईएमएफ, हम आगे पढ़ेंगे, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, इस आईएमएफ के संस्थापक यानी संस्थापक पिता के रूप में माना जाता है। किसको, दोनों को, जिसमें जॉन मेनार्ड किंग ज्यादा फेमस है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक के फादर या इसके संस्थापक पिता भी माने जाते हैं जॉन मेनार्ड किंग। सदस्य देशों की बात करें तो फिलहाल आज की डेट तक यानी 2025 तक इसके जो सदस्य हैं वो 189 है। करंट आपको बता रहे हैं, अपडेटेड है, 189 फिलहाल इसके सदस्य हैं। और 189वां जो देश यहाँ मेंबर बना है वो है नॉरू। नॉरू की जो राजधानी है वो यारेन है, यारेन, और कई बार इसे आइवो भी कहा जाता है। तो यारेन यानी आइवे इसकी राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार राजधानी से प्रश्न पूछ लेता है। और नॉरू इसका 119वां मेंबर कंट्री बना है, तो ये याद रखेंगे। आगे अगर इसका हेड ऑफिस देखें तो हेड ऑफिस जो है वो वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है, जैसे कि आईएमएफ का है। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है कि हमें कौन सा टिक करना है आईएमएफ में, इसमें वर्ल्ड बैंक का 1 जुलाई टिक करना है या 7 जुलाई, तो वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है। 7 जुलाई ऑफिशियल है, लेकिन इसका रिकमेंडेशन जो है वो 1 जुलाई 1944 को दिया गया था। तो दोनों चीजें याद रखना, अगर दोनों दे दे तो 7 जुलाई को टिक कर देना, ठीक है भाई। मुख्यालय आपने देखा, मुख्यालय के बाद यहां पर देखेंगे मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य क्या है, ये किसी भी देश को लोन देने का काम करता है, हमारे देश को भी लोन देता है, लेकिन लोन 2 प्रकार के दिए जाते हैं। एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल मानिए कि अगर किसी व्यक्ति को एक कार खरीदनी है, उसके लिए लोन लेना चाहता है, और एक दूसरा व्यक्ति भी बैंक में पहुंचा, उसे अपने घर के खर्च चलाने के लिए 50,000 रुपए लोन चाहिए। तो बताइए इस बैंक के लिए इन दोनों कस्टमर्स में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, इससे वो लोन आसानी से दे देगी जो कार के लिए पैसा लेने आया है, क्योंकि कार वाला डेवलपमेंट कर रहा है, विकास कर रहा है, तो यहां पर लोन उसे दिया जा सकता है, वो ज्यादा बेहतर है। और ऐसे ही वर्ल्ड बैंक काम करता है। वर्ल्ड बैंक उन कंट्रीज को या उन देशों को पैसा उधार देता है जो डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि रोड बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, तो जो दीर्घकालीन विकास के लिए ऋण होता है, यानी लोन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो याद क्या रखना है, विकासशील देश जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो अपना विकास में पैसा लगा रहे हैं, उन देशों को यहां पर लॉन्ग टर्म यहां पर लोन देता है। तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान रखना है। और ये वाला प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछता है, क्योंकि आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देता है, जबकि ये लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर पैसा देता है। कौन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, ये आपने देखा वर्ल्ड बैंक। तो दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म यहां पर पैसा दिया जाता है। शिक्षा के लिए पैसा ये देता है, स्वास्थ्य के लिए, सिंचाई के लिए, सड़क के लिए, ऊर्जा आदि बुनियादी ढांचों में जो बुनियादी क्षेत्र है उनमें वित्तीय सहायता देने का काम इसका रहता है।
गरीबी उन्मूलन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और तकनीकी सहायता और नीति सलाह देना इसका मुख्य काम है वर्ल्ड बैंक का। अब आगे और बातें हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक की 5 संस्थाएं हैं। ये एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक के कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 इंस्टीट्यूशंस हैं। नंबर 1 जिसको हम कहते हैं IBRD, जिसको हम बोलते हैं IBRD का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा जो ग्रुप है ये है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और चौथा है मीगा, जिसे बोलते हैं मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। आपको ध्यान रखना है कि 5 इसके इंस्टीट्यूशंस हैं इसके वर्ल्ड बैंक के, जिसमें हम IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID से आप याद रखें, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा ग्रुप वर्ल्ड बैंक का नहीं है। अब बात आती है कि वर्ल्ड बैंक के ये 5 ग्रुप तो हो गए, इन 2 ग्रुप को मिलाकर वर्ल्ड बैंक बन जाती है। और वो 2 ग्रुप कौन कौन से हैं? तो जो पहला हमने आपको बताया IBRD और IDA, इन दोनों को आप बनाएं तो बन जाएगा वर्ल्ड बैंक। समझ में आ गया? 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, उन 5 इंस्टीट्यूशंस में से जो कि वर्ल्ड बैंक के हिस्से हैं, उनमें से 2 हिस्सों को मिलाकर के ही वर्ल्ड बैंक बन जाता है। अब बात करें कि भारत और विश्व बैंक का क्या हिस्सा है, तो क्या रोल है। तो भारत को विश्व बैंक से बड़ी मात्रा में लॉन्ग टर्म विकास के लिए लोन मिलते रहे हैं और हर बार मिलते हैं, जैसे कि बुनियादी ढांचे हो गए, एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, महिलाओं के विकास के लिए, उनके क्षेत्र के लिए यहाँ पर लोन मिलता रहा है। अब यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो फिलहाल इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये एक हिंदी नेम है, यानी भारतीय हैं। तो ये पहले ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति यहाँ पर अध्यक्ष बने हैं, तो ये पहले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष बने हैं अजय बंगा जी। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और एग्जाम में करंट अफेयर में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष फिलहाल कौन है। तो अजय बंगा जी हैं, भारतीय मूल के हैं, ये बड़ी बात है। तो वर्तमान 2025 में ये अजय बंगा जी यहाँ पर बने हुए हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पर आपको 5 ग्रुप्स बताए हैं, इंस्टीट्यूशंस बताए हैं, थोड़ी थोड़ी नजर उन पर डाल लेते हैं कि ये क्या काम करते हैं। जैसे हमने जाना IBRD, फुल फॉर्म देखिए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस IBRD का जो मुख्य उद्देश्य है वो विकासशील देशों को आर्थिक विकास, सार्वजनिक परियोजना और आधुनिकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए लंबी अवधि ऋण देना है। ये याद रखना, यहाँ पर हम जो आपको लॉन्ग टर्म बार बार बता रहे हैं, लॉन्ग टर्म याद रखना, एग्जाम में लॉन्ग टर्म ही पूछता है, प्रदान करना, ये इसका मुख्य काम है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। और इसकी स्थापना 1944 में और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में। तो IBRD पहला हमने इंस्टीट्यूशन देख लिया है। अब दूसरा देखते हैं जिसका नाम था IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। IFC का उद्देश्य जो है वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। यह विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में बात करता है, प्राइवेट सेक्टर को यहां पर मदद करता है। कौन? IFC इसका नाम है। तो IFC क्या करता है? निजी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करके स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का काम करता है। इसका स्थापना जो है वो 1956 और वॉशिंगटन DC अमेरिका जैसा कि उसका है, IBRD का दोनों का हेडक्वार्टर यहीं पर है। अब तीसरा IDA जो है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो गरीब देशों को सस्ता ऋण। तो ये क्या काम करता है? जो बहुत ज्यादा गरीब देश हैं उनको बहुत ही छोटा या कहीं बहुत ही सस्ता ऋण जो है यहाँ पर देने का काम करता है, ग्रांट्स देता है ताकि वो आर्थिक विकास कर सके, मरमरा ना जाए। तो यहाँ पर क्या करते हैं वो कि इस देश को बचाने की कोशिश करते हैं IDA के थ्रू। यह IBRD का ही एक हिस्सा है, ठीक है। इसकी मुख्य भूमिका सार्वजनिक परियोजनाओं में निवेश करना और गरीब देशों के जीवन स्तर को सुधारना, इसका काम है IDA का। वर्ल्ड बैंक का काम आपको समझ में आ गया है, लेकिन जो इसकी इंस्टीट्यूशंस हैं इनका काम आपको अलग से ध्यान रखना है। वो जैसे कि IBRD हमने बताया लंबी अवधि के ऋण देगा, IFC जो है वो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा, IDA गरीब देशों के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता है। और इसकी स्थापना जो है वो 1960 में वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको समझ में आ गया है। अब देखिए आगे हम समझते हैं, हम आगे देखते हैं जिसका नाम है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसका क्या काम है? जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, उन विवादों को सुलझाना। जब भी कभी किसी देश ने पैसा लिया, पैसा नहीं दिया, तो ये जो विवाद होंगे इन विवादों को कौन सुलझाएगा? इन वर्ल्ड बैंक का ही एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है ICSID। तो इनको डिस्प्यूट्स को सुलझाने का काम, विशेषकर किसी देश के साथ निवेशकों के बीच जो विवाद होता है उसको सुलझाना। यह निवेशकों और सरकार के बीच कानूनी विवादों को हल करने का मंच प्रदान करता है। स्थापना 1966 और वॉशिंगटन DC अमेरिका में ही इसका हेडक्वार्टर है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हमारे वर्ल्ड बैंक के हैं उन सबका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, अमेरिका में, तो वो ध्यान रखना। अब यहाँ पर आखिरी है हमारा मीगा, जिसे हम बोलते हैं मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या काम करता है? इसका उद्देश्य है कि जो पर्सनल यानी निजी प्राइवेट इन्वेस्टर जो होते हैं उनको निवेश सुरक्षा प्रदान करना ताकि वे विकासशील देशों में निवेश कर सकें। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं
वो जो प्राइवेट इन्वेस्टर किसी देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है मीगा। मीगा निवेशकों को राजनीतिक जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। हर देश में राजनीति होती है, उसमें कहीं उसको रिस्क ना हो, कहीं उसको झगड़ा ना हो जाए, कहीं उसका पैसा मारा ना जाए, ताकि वो विदेश में अपने निवेश को सुरक्षित महसूस कर सके, उसके लिए मीगा काम करता है। पांचों के काम याद रखना, एक प्राइवेट के लिए काम कर रहा है, एक गरीब देश के लिए काम कर रहा है, एक विकासशील देशों के लिए काम कर रहा है, ये सब चीजें ध्यान रखना, एक विवाद के लिए काम करता है, और एक यहां पर आप देख रहे हैं कि निजी निवेशक जो हैं उनको ध्यान में रखकर यहां पर गारंटी के तौर पर काम करता है। 1988 में इसकी स्थापना होती है मीगा की, और मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में ही इसका मुख्यालय है। तो पांचों समझ में आ गए हैं, पांचों का काम समझ में आ गया है। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। जैसे आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म लोन देता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल क्राइसिस में मदद करता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म यहां पर मदद करेगा, लॉन्ग टर्म लोन देगा। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना। हालांकि जब आईएमएफ पढ़ेंगे तो हम एक बार बता देंगे फिर से, और एग्जामिनर यहीं से प्रश्न पूछता है, आईएमएफ शॉर्ट टर्म और ये वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म यहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वित्तीय सहायता देता है। ठीक है, दोनों संस्थाएं मिलकर वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को स्थिर और संतुलित बनाए रखने में योगदान देती हैं। तो दोनों, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों तरीके से काम करती हैं। अब बात करें कि विश्व बैंक को पहले जो हमने अभी आपको बताया है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः निर्माण था। द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, उसके बाद उसे दोबारा से रीग्रोथ कराने का काम इसी आईबीआरडी का था। तो पहले हम विश्व बैंक को आईबीआरडी के नाम से जानते थे। तो ये आपको समझ में आया आईबीआरडी। अब आगे कुछ और बातें देखते हैं, जैसे कि विश्व बैंक जो है कुछ रिपोर्ट्स निकालता है, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट में 3 मुख्य अनुमान लगाए जाते हैं। वो कौन कौन से अनुमान हैं? जैसे ग्रोथ रेट क्या चल रही है, तो ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है यानी दुनिया की जीडीपी वृद्धि दर का पूर्वानुमान लगाने का काम इसी विश्व बैंक का है। ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई, वैश्विक महंगाई जो है उसका विश्लेषण करने का काम इसी वर्ल्ड बैंक का है। इंडिया की ग्रोथ रेट क्या है, ये जीडीपी बताने का काम, इसका अनुमान लगाने का काम जो है वो इसी का है। तो हर देश की अलग अलग दर जारी की जाती है, किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। हमारे वर्ल्ड बैंक हमारे बारे में कई बार अनुमान लगाकर बता चुका है कि 2025-26 की जीडीपी क्या रहेगी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारा अनुमान लगाने का काम करता है। एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट WDR ये जारी करता है, जो कि वैश्विक विकास और विकासशील देशों के लिए प्रमुख नीतियों पर आधारित होती है। इसमें विकास के मुद्दे, आर्थिक सुधार, सामाजिक संरचनाएं, सरकारी नीतियों पर विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, द चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क रिपोर्ट, जो है इसी वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली गई थी। एक बड़ी ही फेमस है ये रिपोर्ट जो है, इसे आप ध्यान रखेंगे, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। यह रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय करने की सुगमता पर केंद्रित होती है। इसमें मुख्य बिंदु भी होते हैं, ये बहुत फेमस है रिपोर्ट। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन दे रहा है, तो वर्ल्ड बैंक देता है। मुख्य बिंदु क्या है कि व्यापार की प्रक्रिया की सरलता क्या है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, यह आंकता है कि किसी देश में बिजनेस शुरू करना, उसे लाइसेंस लेना और टैक्स देना, संपत्ति पंजीकरण आदि प्रक्रिया कितनी आसान है। अगर आसान है तो उसके बारे में रिपोर्ट देगा। नौकरी सृजन और निवेश के अवसर कितने हैं, व्यवसाय को सुगमता के रोजगार के नए अवसर बढ़ते हैं और विदेशी निवेशक आकर्षित होते हैं इस रिपोर्ट को देखकर। कानूनी ढांचा और नियम क्या है, देश में कानून कैसा है, न्यायिक प्रणाली कैसी है, अनुबंधों की सुरक्षा की भी जांच की जाती है और रिपोर्ट दे देता है। रैंकिंग देता है, उसमें रैंकिंग बनाकर देता है, तो जिसकी जितनी अच्छी रैंक, लोग वहीं पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रैंक दी जाती है, जो विश्व में हर देश की तुलना के आधार पर नंबरिंग की जाती है। तो याद रखेंगे आप। उसके बाद एक और बात ध्यान रखनी है कि विश्व बैंक ने 2021 में ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया था, क्योंकि इसमें डेटा से छेड़छाड़ के आरोप लग रहे थे, इसको बंद कर दिया। विश्व बैंक ने सितंबर 2021 में यह रिपोर्ट स्थायी रूप से बंद कर दी, क्योंकि इसमें कुछ देशों की रैंकिंग सुधारने के लिए डेटा में हेरफेर के आरोप लगे थे। इससे रिपोर्ट की विश्वसनीयता यानी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। अब क्या हो रहा है फिलहाल, तो फिलहाल विश्व बैंक एक नई रिपोर्टिंग प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसका नाम है बिजनेस इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं BEE। इस रिपोर्ट पर काम कर रहा है। इसमें व्यापार के अनुकूल माहौल पर नया ढांचा तैयार किया जा रहा है, जो ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष होगा। तो इसमें क्रेडिबिलिटी की वजह से इस पर यहां पर रोक लगाई थी 2021 में। अब आपको बात बता दें, यहां पर एक और गोल्स देता है, जैसे द एटलस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG जो है, इसके बारे में रिपोर्ट देता है कि यह रिपोर्ट संवेदनशील विकास लक्ष्य जो है उनको ट्रैकिंग और देशों के विकास में उनके योगदान का आकलन करती है। इसमें विकास के सतत लक्ष्य क्या है, आर्थिक समृद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। एक और रिपोर्ट की जारी करती है, जिसको हम बोलते हैं एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट, GMR होता है। यह रिपोर्ट शिक्षा और विकास के लिए वैश्विक प्रयासों का मूल्यांकन करती है। इसमें विशेष रूप से विकासशील देशों में शिक्षा संबंधित मुद्दों का विश्लेषण किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के बारे में सब कुछ समझ लिया है कि उसके 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, कब किसकी स्थापना हुई, कब क्या काम हो रहा है, ये सब कुछ हमने जान लिया है उसके बारे में। और वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको इतना ही जानना है। एक बात विशेषकर ध्यान रखनी है कि ये लॉन्ग टर्म यहाँ पर लोन देने का काम करता है। IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो आप बताइएगा व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF के यहाँ पर मॉनेटरी फंड के क्या यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वैश्विक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना,
या फिर व्यापार विवादों का समाधान करना, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता बनाए रखना या पर्यावरण संरक्षण में सहायता करना। ऑप्शन ए बी सी डी जो भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर जवाब दें। कमेंट करना अनिवार्य है, तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आईएमएफ का यहाँ पर क्या काम है। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है या सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जो बेल आइकन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कर देना। जो प्लेलिस्ट है हमारा उसे शेयर कर दीजिए स्टैटिक जीके का, जिससे कि लोगों को मदद मिल सके। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर अपने फायदे पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और जो भी अपडेट होता है अब वहीं टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां जाकर आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आज यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।